मेरी शायद इस बात को सुन के बहुत लोग विरोध कर सकते हैं, या ये बात एक मतलब कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रहा हूँ। तो अगर कोई अपनी ईगो में नहीं आएगा, सबसे सीखता रहेगा, सबकी हेल्प लेगा और हाइड्रेशन रखेगा और स्ट्रेचिंग भी करेगा, तो वो कोई भी इंजरी को अवॉइड कर सकता है। बिल्कुल, मतलब आप नेचुरल फिजिक नाम की कोई चीज नहीं होती, रिजल्ट आएगा और मैं आपको एक वादा करता हूं वो रिजल्ट परमानेंट होगा। और कब्जा जमा के बैठे हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो आप रिटायर होने का क्या लेंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं। नमस्कार, आज हम हैं सेकेंड एपिसोड ऑफ वार्ता विद वेदांक में मिस्टर सत्य यादव के साथ, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग लेजेंड है और एक हमारी सिटी में अकेले अल्ट्रा रनर भी हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम सत्या यादव है, मैं एक मैराथन एथलीट हूँ और मैंने लगभग अभी तक 100 से ज़्यादा मैराथन्स करी हुई हैं, जिसमें कि एक सबसे टफेस्ट मैराथन होती है जिसे टफमैन मैराथन के नाम से जाना जाता है। मैं टफमैन मैराथन 2017, 2018 का विनर रहा हूँ, जिसमें एक मैराथन होती है जो 12 घंटे नॉन स्टॉप भागने की मैराथन थी, जो कि चंडीगढ़ में हुई थी। उसमें मैंने 82 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। और जो अलग अलग 50 तरीके की मैराथन आज तक मैंने करी हुई हैं, उसमें एक गोवा मैराथन जो कि 30 किलोमीटर्स की होती है, एक जैसलमेर मैराथन जो कि 30 किलोमीटर्स की होती है, मैं इन दोनों का विनर रहा हूँ। और जो आपकी चंडीगढ़ मैराथन थी 82 किलोमीटर की, उसमें मैंने 80 किलोमीटर नॉन स्टॉप भाग के टफमैन टाइटल अचीव किया था। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी है मेरी जर्नी का कि मैं एक मैराथन प्लेयर होने से पहले मैं एक बॉडी बिल्डर था। मैं 2009 में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी ओवरऑल चैंपियन रहा हूं और 2012 में नॉर्थ इंडिया में टॉप 5 प्लेयर्स में रहा हूं। अच्छा, तो सर ये आपका बचपन कैसा था, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखो, ये एक बहुत ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मैं इसे शुरू से बताना चाहूँगा कि जब मैं सिर्फ 12 या 13 साल मेरी एज थी, तो मेरा जो वेट था वो 114 किलो होता था। तो 114 किलो का बच्चा बहुत हैवी होता है। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा अपनी लाइफ का कि वेदांग, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लास हुआ करती थी। हाँ जी। तो मैं जब क्लास में आफ्टर रेसिस जब भाग के बच्चे जाते हैं, आप भी गए होंगे, आप भी जाते होंगे, तो जब बच्चे भाग के जाते थे तो मैं एक सांस में ऊपर तक नहीं पहुंच पाता था। अच्छा। मैं हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर रुक जाता था। तो ये सारे बच्चे मेरे साथ के नोट कर लिया करते थे कि ये बड़ा मोटा है और ये मोटू ऊपर नहीं भाग पाता। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था उस टाइम। तो मैं ऐसे ही बहुत परेशान होता था। मैं एक दिन आके अपने फादर से बोला कि पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी क्लास बहुत ऊपर है और बच्चे मेरे ऊपर हंसते हैं। इस तरीके की घटना भी घटी है लाइफ के अंदर। और मैं वहां से चलकर 12 घंटे नॉन स्टॉप भागने तक की जर्नी मैंने पूरी करी है। तो बचपन मेरा कुछ इस तरीके से रहा। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ वेट को लेके, तो मेरे जीजा जी थे जिन्हें थोड़ी सी मेडिकल लाइन की नॉलेज थी, तो उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट करे जो लिपोसक्शन कराते थे। अच्छा। तो क्योंकि मेरे फादर ने बहुत कोशिश करी कि सत्या तुम वेट लॉस करो। मैं रनिंग करता था, पर एक जैसे बच्चे का मन होता है कि मैं खाने पीने में चीज़ों में लगा रहता था और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था चीज़ों के ऊपर। तो उसके बाद वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। साउथ एक्स में एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर रत्ती। अच्छा, वो लिपोसक्शन जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उन्होंने मुझे जाके बोला कि भाई आपका लिपोसक्शन कर सकते हैं, स्टमक का कुछ एरिया और चेस्ट के कुछ एरिया पे वर्क किया जा सकता है, आपका वेट 10 किलो कम हो जाएगा। अब ये लगाइए, अब 14 साल का एक बच्चा इतना परेशान था कि उसने 5 मिनट भी टाइम नहीं लगाया डिसीजन लेने में कि मुझे लिपोसक्शन कराना चाहिए। अब मैं लिपोसक्शन के लिए चला गया, फिर कुछ टाइम बाद मुझे डेट मिली और लिपोसक्शन करा। मेरा 10 किलो वेट कम हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। अब 10 किलो वेट कम होने के बाद मेरा वेट लगभग 100 किलो के आसपास आ गया, 100-100 किलो के आसपास। फिर मैं, बच्चा है, दिमाग है, मैं फिर खाने लगा, फिर लाइफ को एंजॉय करने लगा। मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया एक दिन। मैंने कहा, डॉक्टर, ये तो वेट मेरा दोबारा बढ़ने लगा। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि एक्सरसाइज करो जी। तो मैंने कहा, आप ये बात मुझे पहले भी तो बोल सकते थे भाई, सारा लिपोसक्शन हो गया, सारा कट पिट गया, अब आप कह रहे हो एक्सरसाइज करो। तो वेदांत, मुझे एक चीज समझ आई उस दिन कि इस दुनिया में एक ही मूल मंत्र है अगर आपको फिट रहना है, वो है फिटनेस, वो है मेहनत। कि आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही आप कुछ चीज अचीव करते हैं। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। तो सर, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं फिटनेस में? देखो, शॉर्टकट्स
जब इनिशियली आप किसी भी चीज में जाओगे ना, हमेशा आपको लाखों लोग मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमेशा आपको शॉर्टकट के बारे में बताएंगे, पर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब मैं आपको उन शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूं। जैसे कुछ शॉर्टकट आपको कोई बताएगा कि आप किसी तरीके की दवाई ले लीजिए, आप किसी तरीके के फैट बर्नर्स आते हैं मार्केट में, लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं आप उन्हें खा लीजिए आपका वेट कम हो जाएगा, पर वो एक टेम्परेरी रिलीफ देते हैं आपको, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ दो हैं, एक्सरसाइज और आपकी जीभ पे कंट्रोल, बस। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो सर आपने जब बॉडी वेट वेट लूज करने की अपनी जर्नी शुरू करी, तो आपने क्या क्या वर्कआउट्स किए, या आप क्या रनिंग करते थे, क्या आप जिम जाते थे? देखो इनिशियली शुरुआत में सबसे पहले वो बहुत थोड़ा 2003 की या 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक वॉकमैन आते थे, उस समय आईपॉड वगैरह का चलन नहीं होता था। तो मैं वॉकमैन लेकर उसमें एक इनिमा की कैसेट डाल के, और सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन आते थे, 91, 93 और 98, मैं उन्हें सुना करता था और अपने कान में लगा के एक पार्क में वॉक करता था। वॉक के साथ साथ धीरे धीरे मेरा स्टेमिना डेवलप हुआ, तो मैं रनिंग करनी स्टार्ट करी। रनिंग के साथ साथ फिर जब धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप होता चला गया, तो मैंने और ज्यादा रनिंग स्टार्ट करी, थोड़ा सा हाइड्रेशन का ध्यान रखा, ठीक है। और ऐसे करते करते पूरी 7 बजे से भाग के रात के 10 बजे तक भागता रहता था, और लगभग मेरा 23 किलो वेट कम हो गया। मैं लगभग मेरा वेट 80 के आसपास आ गया, और फिर मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि तुझे जिम करना चाहिए। तो जब मैंने जिम करना स्टार्ट करा, तो जब जिम करा तो जिम में थोड़े से मुझे मसल्स वगैरह दिखने लगे। तो ये जो जर्नी शेप ले रही थी, ये ले रही थी दिल्ली में, मैं अपनी सिस्टर के पास रहता था वहां पे, ठीक है। तो मुझे एक मोटिवेशन और मिला कि जब मैं वहां से अपने होम टाउन गाजियाबाद आता था, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स बड़े मोटिवेट होते थे देख के कि और तेरी तो बॉडी बन रही है, तेरा तो वेट बड़ा कम हो गया, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता था। तो मैं यहाँ से वापस जाते हुए अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते हुए 10 अंडे खाते हुए वापस जाता था, और वहां फिर जाके रनिंग करता था, फिर जिम करता था, और फिर अपनी फिजिक को शेप में देखते हुए बहुत अच्छा लगने लगा, और चीजें फिर धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो सर बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं कि जिम मत जाइए, आपकी हाइट रुक जाएगी या आपको कोई ना कोई परेशानी होगी, तो आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं? क्या राइट एज है जिम जाने की? देखो जिम की कोई राइट एज नहीं होती है। मेरी 4 साल की बेटी है, मैं उसे जिम लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जिम करने से या वेट उठाने से, क्योंकि देखो एक छोटा बच्चा वेट उठा भी नहीं सकता। आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, आप कोई काम बिना कैपेबिलिटी के नहीं कर सकते। तो आप जब खुद आप 8 साल के होंगे और मैं आपसे कहूँ आप वेट लिफ्ट करो, आप जिम में वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। आप अपने हिसाब से उसी चीज को करोगे जिस चीज को आप कर पा रहे हो, तो आप धीरे धीरे डेवलप होगे। और आप जिम में आके, जिम जाने का मतलब सिर्फ वेट उठाना ही नहीं है, जिम जाने का मतलब रनिंग भी है, जिम जाने का मतलब योगा भी है, जिम जाने का मतलब पिलाटे भी है, जिम जाने का मतलब एरोबिक है, जिम जाने का मतलब बहुत है। पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम 10 साल 15 साल पहले माइंडसेट के साथ जी रहे हैं कि भाई जिम जाने का मतलब है तू डंबल मार रहा है, तू वेट मार रहा है, तेरे साथ कुछ गलत होगा, तेरे साथ इंजरी होगी। तो कोई राइट एज नहीं है। जब आपको लगे जिम जाना चाहिए, जिम करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए। और मैं तो हर एज के बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स को बच्चों को जिम लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक कारण है, बच्चे को आप क्या बताते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को आप क्या दिखाते हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि कोई एज नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए। एक एक्सपीरियंस कोच हो या आप मदर फादर खुद एक्सपीरियंस हैं, तो एक्सपीरियंस लोग उनके साथ हो, बच्चे के साथ, जो उनकी देख रेख में जिम करें, तो जिम में कोई ऐसी इंजरी या ऐसी कोई घटना घटने के डर नहीं होता। और हर किस्म में, हर एज में बच्चे को जिम करना चाहिए। हाँ जी। तो सर जैसे आपने बोला कि आप जिम जाते थे, अगर कोई और बच्चा हो जिसकी किसी भी रीजन से वो जिम ना जा पाए, तो वो कैसे कैलिस्थेनिक्स से अपना अपने बॉडी वेट से वर्कआउट करके बॉडी बना सकता है? देखो एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आज की डेट में कि आज हमारे हर जगह आप जहां भी रहते हैं अच्छे पार्क्स डेवलप हो गए हैं जी, जिसमें ट्रैक्स भी हैं, जिसमें कुछ आप लटक सकते हैं, कुछ ऐसी कैलिस्थेनिक आपने बात कही, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज है, आज आप भी और मैं एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब क्या चीज है, आज उस पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उस पर किसी भी इंफॉर्मेशन को, और मैं ये नहीं कहता आप उसे पेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करिए, आप फ्री इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत अच्छे लोग, कोचेस बैठे हुए हैं, आप उसे यूज करिए, उनके किसी तरीके के आप उनसे टीचिंग लीजिए, और पार्क में जाके आप रनिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक में आप लटक सकते हैं, और सबसे अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, ये सारी चीज करके अपनी बॉडी को बहुत जल्दी आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको इशू नहीं आएगा। जी सही बात है। तो सर आपने जैसे आप जिम जा रहे हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग की, तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग से रनिंग पे क्यों शिफ्ट हुआ? देखो बॉडी बिल्डिंग मैं थोड़ा सा दोबारा आपको पहले लेके जाऊंगा, जब मैंने चीज़ें शुरुआत करी कि जब मैं
बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और जब मैं जिम की तरफ गया तो मुझे देखो ये कहते हुए भी कोई बुराई नहीं लग रही कि मैं एक स्टेरॉइड यूजर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैं जब बॉडी बिल्डिंग किया करता था तो 2004 में मेरा एक करियर स्टार्ट हुआ बॉडी बिल्डिंग में। 2009-7 में मैं चैंपियन बना। 2011 में मैंने कई मतलब 3 या 4 बॉडी बिल्डिंग के शोज खेले और मैं जिनमें जीता जी। उसके बाद मतलब एक मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था। उसी दरमियान कुछ ऐसा घटा कि मैं एक बार जिम में जाके बेंच प्रेस कर रहा था। बेंच प्रेस करते हुए मेरी मेजर पेक्टोरल मसल है वो पूरी तरीके से रैप्चर हो गई, टूट गई। तो मैं उसी समय मेरे कजन है डॉक्टर वेदपाल, मैं उनके पास उनसे मिला क्योंकि वो मुझसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे इस चीजों के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक एमआरआई कराते हैं, एमआरआई के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपके कुछ रेशे बाकी हैं मसल टूटने के बाद या नहीं है। अगर कुछ रेशे बचते हैं तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो रीग्रोथ कर जाते हैं। 15 दिन बाद मैंने उनके साथ जाके एक अपना छोटा सा एमआरआई कराया जिसमें कि पता चला कि कोई रेशा बाकी नहीं है। तो सर्जरी एक ऑप्शन था, पर जब तक मेरी बॉडी हील कर चुकी थी और मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्यों दोबारा दर्द के अंदर जाना, 15 दिन से दर्द सहा है और वो बहुत थोड़ी डीप सर्जरी होती थी, तो मैं डर गया। अच्छा। तो मैंने उसके बाद सारे चीजों को ड्रॉप आउट कर दिया और मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैं आपको बताऊं। उसके बाद मुझे 2012-13 की ये घटना है, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं लाइफ के अंदर, और मैं बहुत परेशान रहा। मैं हल्की बहुत वॉक करता था, हल्की बहुत रनिंग करता था, पार्क चला जाता था, जिम जाने का मन नहीं करता था क्योंकि भाई आप एक चैंपियन का स्टेटस आपके पास रहा है और आज आपका स्टेटस सडनली नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है तो आपका जिम जाने का मन नहीं करता। तो मैं उसके बाद पार्क में जाता था, रनिंग करता था। अच्छा। हल्की बहुत रनिंग करता था, ज्यादा नहीं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कुछ पुशअप्स वगैरह की पोजीशन बना ली, इस तरीके से करता था, अब छोड़ता था। अच्छा, सडन 2017 में मैं एक स्पोर्ट्स फिट जिम होता था, उसमें जिम करता था। तो वहां पे एक फ्रेंडली मैराथन का उन्होंने आयोजन किया, जो अमित चौधरी थे, ओनर थे जिम के जी। तो जब मैं उस मैराथन में भागा, लगभग 50 से 60 लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट करा था। अब उस मैराथन को मैं भागा तो मैंने देखा, मैं भाग रहा था तो मैं सबसे आगे भाग रहा था। अच्छा। तो मैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो भी अनप्रोफेशनल लोग थे, मैं भी अनप्रोफेशनल था जो भागने वाले थे। ठीक है। फिर मैं मैराथन को जीत गया, वो 5 किलोमीटर की मैराथन। अच्छा, एक उन्होंने छोटा सा पोडियम बना रखा था, तो मैं फर्स्ट पे खड़ा, सेकंड पे एक और बच्चा खड़ा, थर्ड पे एक और खड़ा हुआ। तो मैंने सेकंड और थर्ड वाले से पूछा, भाई आपको कभी जिम में देखा नहीं? तो उन्होंने कहा, भैया हम तो आर्मी की तैयारी करते हैं। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा, अगर मैं आर्मी के बच्चों को जो प्रिपरेशन में है, अगर उन्हें हरा दिया तो इसका मतलब कुछ तो कैपेबिलिटी है, क्योंकि 4-5 साल में पार्क के अंदर करके आ रहा था, ये तो मुझे ही पता था ना, किसी और को पता नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में आया, फिर एक नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन होती है, फ्रेंडली मैराथन होती है 10 किलोमीटर की, मैंने उसके लिए एनरोल कर दिया। ठीक है। मैं वहां पे दौड़ने गया और मैं वहां पे जाकर टॉप 3 में आ गया। जब टॉप 3 में आ गया तो मैं एक श्योर हो गया, मैंने कहा अगर मैं कुछ चीजों को बेटर करूं और बेहतर तरीके से करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीजों को और बेहतर करके और कुछ मैराथन के अंदर प्लेस बना सकता हूं। फिर मैंने, एक मेरे कोच हैं राजेंद्र सर हैं, मैं उनसे मुलाकात करी, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, चीजें मेरी डाइट को चेंजेस करे, और डाइट चेंजेस करने के बाद मैं पहली अपनी टफमैन मैराथन गोवा के लिए गया और वहां पे जाके मुझे फर्स्ट प्लेस मिली और मेरी सारी लाइफ उस समय चेंज हो गई। ठीक है। तो सर इसमें हम थोड़ा पहले आते हैं जी। आपने कहा कि आपको इंजरी हुई थी, तो अगर किसी को इंजरी होती है तो वो कोई भी एथलीट इंजरी के बाद, जैसे आप हुए थे, डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए और इंजरी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखो, डिप्रेशन तो ऐसा है कि ये मेरे जीवन की कोई एक घटना नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जब 2013 में मुझे इंजरी हुई, पर 2010 में, उससे पहले मैंने अपनी मदर को खो दिया था, 2011 में मैंने अपने ब्रदर को खो दिया था, तो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही थी। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करता और ना ही करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल बार बार करोगे शब्द का, वो आप पे हावी हो जाएगी, तो मैं इसका शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। पर मैं खुद कहूँगा कि मैं परेशान जरूर हो गया था। ठीक है। क्योंकि एक के बाद एक ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया। मैं एक चीज बताऊंगा आपको वेदांत, कि जो एक सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी, जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा कि मैं एक स्टेरॉइड यूजर था। हाँ जी। मैं, जो मेरा माइंड सेट था ना, वो स्टेरॉइड लेने की वजह से बहुत हाई था। कि मैं वेट 140 किलो 150 किलो मेरे लिए खेल था, कुछ था नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, ऊपर से मेरी डाइट बहुत अच्छी थी, ऊपर से मैं स्टेरॉइड भी लेता था। वो फेस ऐसा था कि मैं स्टेरॉइड से ऑफ साइकिल आ गया था, मैंने कुछ ले नहीं रखा था, पर मेरा माइंडसेट वही था। अच्छा। तो जब मैं, माइंडसेट मेरा वही था, मैं जाके बेंच प्रेस थी और कुछ ईगो ट्रेनिंग भी होती है जिम के अंदर की, किसी भाई ने या किसी बॉडी बिल्डर ने वेट मार दिया तो लगा, अरे मेरे सामने क्या, मैं इससे ज्यादा मार के दिखा दूंगा। अब मैं ईगो लिफ्टिंग में आ गया, वहां लगभग 160 किलो की बेंच लगी हुई थी। अच्छा। जिसमें कि मैंने जरूरत भी नहीं समझी कि मैं किसी की हेल्प लूं।
ओह। मैं खुद जाके उसे लेटा और मैंने बेंच को उठा दिया और थोड़ी देर में कुछ आवाज आई और मेरे ऊपर बेंच गिर गई। मुझे कुछ पता नहीं चला, 3 या 4 मिनट बाद मैं उठा और मुझे समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं भाग के डॉक्टर के पास गया, तो जाके वहाँ सारी कंडीशन मुझे पता चली कि इंजरी है और वो बहुत बड़ी इंजरी है। उसकी भी चीजें मुझे बाद में समझ आई, जब तक मुझे लगा ठीक है हील हो जाएगी। हाँ जी। और एक इंजरी को, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि इंजरी को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, पहली चीज है इंजरी को अवॉइड किया जा सकता है नॉलेज से। नॉलेज, अगर आपको पूरी नॉलेज है, देखो नॉलेज में सबसे मेन चीज क्या है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी मसल एक इलास्टिक की तरह काम करती है। अगर वो एक लेवल तक स्ट्रेच हो सकती है तो टूटने का या किसी चीज का रैप्चर होने का खतरा बहुत कम है। तो वो मैं उस समय उस चीज को अवॉइड कर रहा था। मैं कहूं तो मैं ईगो में था, मैं सीखना नहीं चाहता था। मैं आपके माध्यम से एक बात सबको बताना चाहूंगा कि आप 1000 जन्म भी लेके आ जाएंगे ना, आप फिर भी चीजों को संपूर्ण कभी नहीं हो पाएंगे, आप चीजों को कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए लाइफ के अंदर। तो मेरी वही मिस्टेक थी, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं हमेशा सीखता रहूंगा जिंदगी के अंदर। अब कोई छोटे से छोटा बच्चा या छोटे से छोटा कोच भी मुझे कोई चीज सिखाता है तो मैं उसे जरूर सीखता हूं और इंजरी को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। इंजरी को अवॉइड करने के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग, हाइड्रेशन, वेट को लिफ्ट करने का जो तरीका है वो आपका बहुत ठीक होना चाहिए और एक प्रोफेशनल सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि एक कोच के रूप में, वो कोच आपका फादर हो सकते हैं, आपके घर में चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर एक सपोर्ट जरूरी है। आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैं 2 साल मुझे जिम हो गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, 3 साल जिम में हो गया। मैं आपसे कहता हूं मेरा 25 साल का फिटनेस का करियर है, मुझे आज भी जरूरत पड़ती है किसी ना किसी की। ऐसा नहीं है, मैं पूछता रहता हूं, मैं करता रहता हूं और मैं सीखता रहता हूं। तो सीखना बहुत जरूरी है और इंजरीज को आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपनी ईगो में नहीं आएगा, सबसे सीखता रहेगा, सबकी हेल्प लेगा और हाइड्रेशन रखेगा और स्ट्रेचिंग भी करेगा तो वो कोई भी इंजरी को अवॉइड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और सर आपने अभी बोला कि आप स्टेरॉइड यूजर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो स्टेरॉइड के साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि कुछ समस्याएं मैंने खुद फेस करी हैं। अच्छा। जैसे हेयर लॉस, एक्ने, हाई बीपी। एक बार की छोटी सी घटना बताता हूँ कि मेरी नाक के पास की एक नर्व है वो बस्ट कर गई जिम के अंदर। तो ये 2010 या 9 की बात होगी। तो इसका रीजन होता है एक ऑक्सीमिथलॉन, एंड्रोल 50 के नाम से एक स्टेरॉइड आता है, आप सब जाके उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो वन ऑफ द डेंजरस स्टेरॉइड है, उससे जीवन में दूर रहना। बहुत से बॉडी बिल्डर है मेरे नोन में भी लेते हैं और बहुत बच्चे उसे खरीद के ऐसे खा लेते हैं कि 50 mg की गोली है, चलो ले लेते हैं। पर वो आपके बीपी को 120 से 180 और 220 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ले जाती है। बाइसेप्स को भी ले जाएगी पर बीपी भी जाएगा। तो उस दौरान जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरी नर्व जो है वो बस्ट हो गई, नाक की ब्लड आने लगा। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इसे पहले नॉर्मल होने दो। क्योंकि मैंने जब उसके बाद मैं नॉर्मल हुआ, मैंने ट्रेनिंग दोबारा करी, दोबारा ट्रेनिंग करने के बाद फिर सेम प्रॉब्लम आई मेरे सामने। अच्छा। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा कम से कम 1 महीने रेस्ट करो और बीपी को नीचे आने दो, बीपी के मेडिकेशन चली। तो पहला साइड इफेक्ट ये था जो मैंने खुद फेस करा। दूसरा साइड इफेक्ट था एक्ने। आप लाइट यहाँ बहुत तेज है, आप खुद एक्ने के निशान मेरे चेहरे पे देख पा रहे होंगे। तो ये किसी और मेरी जेनेटिक की देन नहीं है, स्टेरॉइड की देन है जो मुझे मिली हुई है मेरी गलतियों से। अच्छा, लोग सोचते हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं चीजों को कि भाई मैं अच्छे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तो मेरे पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, मैं भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास गया, पर कोई चीज असर नहीं करती क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ के अंदर कि जिनसे आप ओवरकम नहीं कर पाते। तो ये मेरा दूसरा साइड इफेक्ट था। तीसरा साइड इफेक्ट था हेयर लॉस। हेयर लॉस बहुत रैपिडली हुआ। ये मतलब ये तो बहुत अच्छे बाल हो गए बाद में। लगभग 7 या 8 साल से 10 साल से मैं कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेता हूँ, तो बायोटिन वगैरह खाता हूँ, मल्टीविटामिन खाता हूँ, तो उससे कुछ सुधार आया है। नहीं तो ये 3 साइड इफेक्ट मैंने खुद सहन करे हैं। और एक साइड इफेक्ट, अगर अलग साइड इफेक्ट की बात करें वेदांत, तो मेन आज की डेट में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जी मुझे खुद एंजाइटी अटैक आए। एंजाइटी अटैक का रीजन था एक्सेस ऑफ कैफीन। मैं एक्सेस ऑफ कैफीन को कंज्यूम करता था। वो किस रूप में करता था कि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए फैट बर्नर यूज करते थे। तो फैट बर्नर के अंदर बहुत सी कैफीन होती है। तो उस समय 2 गोली 3 गोली खाना आम बात होती थी। रात को कई बार नींद भी नहीं आती थी, पर लगता था ठीक है, जब 21-22 साल की उम्र में ये चीजें मायने भी नहीं रखती हैं, तो मेरे को लिए भी नहीं रखती थी। पर मुझे एक दिन रात को 4 बजे ऐसा एंजाइटी अटैक आया कि मुझे लगा टाइम आ गया है, हार्ट अटैक हो गया है। पर मैं भाग के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने जब मेरी ईसीजी वगैरह सारी चीज देखी तो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं। तो उन्होंने कहा दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एंजाइटी, और उन्होंने मुझे एक मेडिकेशन दिया और मैं उसके बाद ठीक हो गया। ठीक है। ये साइड इफेक्ट खुद दिया। और जो बच्चों में मैं साइड इफेक्ट देख रहा हूँ वो मतलब देखो लिबिडो से रिलेटेड भी हैं, वो एंजाइटी से रिलेटेड भी हैं, वो डिप्रेशन से रिलेटेड भी हैं, वो बड़ी बड़ी इंजरीज हैं जो भी स्टेरॉइड के कारण है। तो इस स्टेरॉइड से बहुत साइड इफेक्ट है। मैं देखो इस
पॉडकास्ट के माध्यम से सब एथलीट्स को, सब बच्चों को और खासकर जिम करने वालों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो आप स्टेरॉइड लें, पर एक गाइडेंस में लें, नहीं तो बिल्कुल स्टेरॉइड को अवॉइड करें। अगर आप जिम में ईगो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिम में आप हीरो बनने के लिए जा रहे हैं, जिम में आप सिर्फ वजन उठाने जा रहे हैं और दूसरों को दिखाने जा रहे हैं, तो जल्दी ही आप उठ जाएंगे। इस बात को मन में डाल लीजिए। तो बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। और किसी प्रोफेशनल गाइडेंस में, पहली बात तो मैं मना करूंगा, मैं स्टेरॉइड सपोर्टर नहीं हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा आप यूज करें, पर अगर आप यूज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर स्टेरॉइड यूज करें। अदरवाइज आप स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहें, या किसी डॉक्टर के अधीन आके स्टेरॉइड लें, अदरवाइज आप बिल्कुल दूर रहें। सर बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि स्टेरॉइड्स बुरे हैं, तब भी आजकल की जो यूथ है, मैं मतलब एक स्टडी थी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कंडक्ट की थी, जिसमें इंडिया में बताया था कि जो एमेचर बॉडी बिल्डर हैं वो 21% से इंक्रीज हुए हैं स्टेरॉइड यूजेज में। तो ऐसा अब क्यों हो रहा है? क्यों बच्चे मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं? ऐसा क्या होता है? देखो, इसमें एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ कि हम गरीब देश से आते हैं, मैं आपको बताऊं जी। तो यहाँ पे एक स्टेरॉइड की किट आती है जिसे हम यूज करके पता लगाया जा सकता है कि किस एथलीट ने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया। वो ब्लड के रूप में भी सैंपल ले सकते हो, यूरिन के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है। उसकी कीमत 6,000 रुपए है लगभग, मतलब वो 4 से 5,000 रुपए के बीच में आती है। 6,000 रुपए में उसे कॉम्पिटिशन में बेचा जाता है। अच्छा। पर जब आप उसकी फीस को, आप एक कंपटीशन की फीस को 10,000 रुपए रख देते हैं तो कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसमें 6,000 की किट जुड़ जाती है और 4,000 रुपए आपके पार्टिसिपेशन का फीस हो जाता है। तो हर बच्चा उसे अवॉइड करने लगता है। तो कोई भी कंपटीशन कराने वाला पहली बात तो खुद ही अवॉइड करता है, और हर बच्चा स्टेरॉइड लेने के लिए आतुर है। बॉडी बिल्डिंग बिना स्टेरॉइड के नहीं होती। मतलब आप नेचुरल फिजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरी शायद इस बात को सुन के बहुत लोग विरोध कर सकते हैं, या ये बात एक मतलब कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रहा हूं, पर ये बात मैं कह रहा हूं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। होती है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऐसी नहीं होती कि आप स्टेज के ऊपर दिख जाएंगे और आप स्टेज के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आप जो स्टेरॉइड लेने वाले हैं उनके सामने कहीं नजर नहीं आएंगे। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो स्टेरॉइड यूजर्स हैं या स्टेरॉइड लेते हैं या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने चाहते हैं, उनकी बात अलग है। और जो एमेच्योर, जो आपने बात कही, जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं जी, ये चीजें आज की डेट में कोचिज से ही चल जाती हैं हमारे यहाँ, कि भाई कोचिज ही सजेस्ट करने लगते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं है और आपको लेना चाहिए। और देखो, जो आपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कही ना, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मापदंड क्या है? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का हमारे इंडिया में मापदंड ये है कि जहां पे टेस्टिंग ना होती हो। आप टेस्टिंग कर लो, अगर एक भी बॉडी बिल्डर नेचुरल निकल जाए, कोई नहीं निकलेगा। अच्छा। कोई नहीं होता है। और इवन आपने मिस्टर यूनिवर्स, ओलंपिक्स तक के नाम सुने होंगे। जी जी। उसमें भी एक टेस्टोस्टेरोन का मापदंड तय कर दिया जाता है कि 1500 mg से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1200 mg से ऊपर आपके बॉडी के अंदर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें एक चीज और होती है, कुछ डेंजरस स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है। जैसे एम्प चल रहा है आज की डेट में, टर्मिन चल रहा है, जिसे प्री वर्कआउट के रूप में आज बहुत बच्चे यूज करते हैं। अगर ऐसी चीज आपकी बॉडी में निकलती है तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जो हमारी, आप जो बॉडी इसकी एजेंसीज की बात कर रहे हो, जो सपोर्ट करती है, जो इन चीजों को करती है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बॉडी बिल्डिंग में पूरे इंडिया लेवल पर ना के बराबर है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आपको बताया, कि जो किट्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। वो कोई भी कंपटीशन पर करना नहीं चाहता और कोई भी एजेंसी उसे आके कराना नहीं चाहती, तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है सर, जो आपने बोला कि प्री वर्कआउट्स आते हैं, तो क्या प्री वर्कआउट्स जो अभी आ रहे हैं वो स्टेरॉइड से भी ज़्यादा बुरे हैं? देखो, अगर किसी चीज का साइड इफेक्ट होता है ना विदांग जी, वो फैट बर्नर, प्री वर्कआउट्स, ठीक है, इन्हीं चीजों का होता है सबसे बड़ा। मतलब एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट ना आपको इन्हीं चीजों से मिलेगा। क्या चीज? आपकी रैपिड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा आपका, जिटरिंग, आपके कंपन होगी पैरों में, हाथों में, ठीक है ना, ऐसी चीजें आप महसूस करोगे। ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट आपको प्री वर्कआउट, फैट बर्नर्स, इन्हीं चीजों से आते हैं। और आपको एक चीज और बताऊंगा, आप आजकल सडन डेथ सुन रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जिमों में भाई ट्रेडमिल पे चलते हुए बंदा गिर गया जी, या भागते हुए गिर गया, या सुबह जिम जाने के लिए तैयार हो रहा था वो गिर गया जी। उसके पीछे सब बहुत बड़ा रोल एम्प और टर्मिन का है। एम्प और टर्मिन क्या चीज है मैं आपको बता दूं। बहुत डीप नॉलेज तो मुझे नहीं है कि वो किस चीज में यूज होता है, पर जिस तरीके से जो
हॉर्स रेसेस वगैरह होती हैं, घोड़े की रेस वगैरह होती है, वो उन्हें दिया जाता है, तो वो प्री वर्कआउट के रूप में काम करता है वो। तो वो बहुत से बच्चे, जिम के बच्चे का एक्सेस है उनके पास, और वो बहुत ही सस्ते रेटों में मिल जाता है। हाँ। एम शायद थोड़ा एक्सपेंसिव है, टर्मिन और सस्ता आता है, तो वो इंट्रावेन यूज किया जाता है, तो बहुत से बच्चे उसे यूज करते हैं जी। और जो सडन डेथ का कारण आप सुन रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एम और टर्मिन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेने से या डेकाड्यूरोबोलिन लगाने से कोई सडन नहीं मरता है। उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं आपकी किडनी पे, आपके लिवर पे, आपके हार्ट पे। पर सडन डेथ जो आप राइजेस सुन रहे हैं, उसमें फैट बर्नर्स और आपके टर्मिन, एम्प, यही चीजें इन्वॉल्व हैं। और उसका भी मैं एक रीजन बताऊंगा कि आप फैट बर्नर यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, कोचेस ना आपकी हिस्ट्री को जाने बिना आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप जिम के अंदर गए, मैंने कहा भाई मेरा वेट है, तो कहेंगे ठीक है सर, आप ये रिप फ्यूल के नाम से फैट बर्नर आता है, आप इसे यूज कर लीजिए और आपका वेट कम हो जाएगा। अब उन्हें नहीं पता कि मेरी आर्टरी में कितनी ब्लॉकेज है, अरे 80% है, 90% है, क्या है, मेरी हार्ट की कंडीशन क्या है, मेरे लिवर की कंडीशन क्या है, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरी थायराइड है मुझे या नहीं है, मेरे को शुगर है या नहीं है, क्योंकि सारे लेवल हिल जाते हैं जब आप एक फैट बर्नर यूज करते हो जी। तो वो उन्हें दे देते हैं। अब देने के बाद आपकी कंडीशन, आपने पूरी जिंदगी तो 105 110 से ऊपर का आपका हार्ट रेट गया नहीं, क्योंकि आप कुछ करते नहीं थे। सडन आप जिम गए, जिम में जाने के बाद आपका ट्रेडमिल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिक 140 से 150 तक चला जाता है, नॉर्मल 8 की स्पीड पे, 7 की स्पीड पे। जब आप बर्नर लेते हैं, वही हार्ट रेट 185 से 200 तक आ जाता है उसी स्पीड पे। अब आपकी कंडीशन क्या है, आपकी जो आर्टरी है वो तो ब्लॉक है 70% 60% या जो भी है, या आपकी हार्ट कंडीशन अच्छी नहीं है, और आप सडनली 180 190 का स्पाइक आ गया आपकी हार्ट रेट में, तो आपके साथ क्या होगा, हार्ट अटैक। बस, तो ये हार्ट अटैक का एक सबसे बड़ा कारण है जो आज की डेट में बन रहा है कि लोगों को, कोचेस को क्या है, पैसा कमाने की जल्दी है जी। ये भी बोलूंगा मैं कि कोचेस ऐसे हैं जो आज पैसा कमाने की जल्दी है, कंपटीशन है कि कोई कोच है वो दूसरे कोच से बढ़िया चीज बताना चाहता है, और लोगों की भी गलती है। लोगों को क्या है, जिस तरीके से आज रातों रात पैसे वाला बनना है ना सबको, तो उसी तरीके से रातों रात आदमी को पतला होना है। तो कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका एक ही रास्ता है, मेहनत और थोड़ा सा जवान पे लगाम। बस, मतलब जवान पे लगाम बोलने पे नहीं, खाने पे, कि आप थोड़ा सा खाने पे लगाम करें और आप मेहनत करें, रिजल्ट आएगा। और मैं आपको एक वादा करता हूं, वो रिजल्ट परमानेंट होगा। नहीं तो रिजल्ट परमानेंट नहीं आते। आपने फैट बर्नर खा लिया, मैं कह रहा हूं चलो आपकी सारी कंडीशन ठीक है, आपने फैट बर्नर खा लिया, आपका 20 किलो कम हो गया। 20 किलो कम होने के बाद आपने, जैसे ही आप उस बर्नर को छोड़ोगे, आप अपने आप से एक सवाल पूछो। कोच आपको कहता भैया आपको रात को 1 रोटी खा के सोनी है, मिठाई छूनी नहीं है, दोपहर में 1 रोटी खानी है, 4 अंडे खाने हैं, पूरी जिंदगी रह लोगे क्या इस डाइट पे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई नहीं रह सकता। आप कभी तो छोड़ोगे ना, तो जिस दिन छोड़ोगे बॉडी बम्प की तरह फटेगी। ध्यान रखना, कैसे फटेगी? मोटे हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा वाटर रिटेन करेगी बॉडी। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, शॉर्टकटों को मन से निकाल दीजिए। एक ही तरीका है कि फिटनेस को रखिए, एक्सरसाइज लगातार करिए और डाइट को फॉलो करिए। ऐसी डाइट को फॉलो करिए जिस डाइट को आप लंबे समय तक कर सकें। मैं खुद एक जेनेटिक्स में, मैं खुद एंडोमॉर्फ हूं। एक एक्टो, मेसो और एंडो 3 बॉडी टाइप होते हैं। तो एंडोमॉर्फ होता है जिसको पानी भी लगता है, जो एक केला भी खा ले वो फूल जाता है, और एक्टोमॉर्फ होता है आप उसे कुछ भी खिला दो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं खुद एक एंडोमॉर्फ रहा हूं। तो मैंने जिंदगी में ऐसा क्या किया कि मैं फिट रह पाया, या मैं ऐसा कि मैंने अपनी पूरी डाइट को ही बदल दिया। मैं कुछ चीजों का ऐसा, मतलब एक समय था मेरी मम्मी मुझे डांट के घी खिलाती थी कि बेटा घी खा ले, घी के बिना मुझे खाना नहीं देती थी, और घी मुझे भी बहुत पसंद था। पर आज अगर कोई घी लगा के मुझे चपाती के ऊपर दे देता है तो मुझे ऐसा लगता है हाथों में क्या लग गया, और मुझे अंदर जाके खाने के बाद ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या खा लिया, अजीब सा लग रहा है। तो आज माइंड को, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि वो गंदी चीज खाने से खुद इंकार कर देता है। उबली हुई सब्जी खुद अच्छी लगती है, नमक की चीज खुद अच्छी लगती है, मसालेदार चीज खुद बुरी लगती है। तो जिस दिन आप इस चीज को अचीव कर गए, आप ऑटोमेटिक ही फिटनेस की तरफ चलते चले जाओगे, आप फिट होते चले जाओगे। आपको कोई शॉर्टकट, कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और बोलूंगा विधान जी, कि हमसे अच्छा हमारे लिए क्या है कोई नहीं जानता। हमसे अच्छा हमारे लिए है कोई नहीं जानता। आप खुद को टेस्ट करो। मुझे 25 साल लगे पता लगाने में कि क्या बेहतर है। मैं आज जिम करता हूं, जैसे कि आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया तो मुझे काफी लोग जानते भी हैं जिम के अंदर। तो मुझसे अक्सर कुछ ट्रेनिंग या कुछ वर्कआउट करते हुए मुझसे सवाल पूछ लेते हैं कि भैया क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो मैं उन्हें कहता हूं आपको कैसा लग रहा है? तो कह रहे मुझे तो ठीक लग रहा है।
तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर मैं कौन हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर आपको ठीक लग रहा है जी, तो आप ये सवाल अपने आप से पूछो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं मार तो बाइसेप्स रहा हूँ पर दर्द मेरी लोअर बैक में आ रहा है, तो आप जरूर मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आपका पोस्चर ठीक नहीं है। पर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो इसका मतलब ठीक है। अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूँ और मेरी डाइट ठीक है, मेरा वेट कम हो रहा है, तो मुझे क्यों किसी से पूछना है? क्योंकि देखो हमारे यहाँ एक ईगो ट्रिपिंग की एक प्रॉब्लम है कि मैं किसी से भी कोई सवाल पूछूंगा तो आदमी उसका जवाब जरूर देगा। कोई ये नहीं कहेगा, मैं जाके किसी कोच से कहूंगा कि मेरा ना थोड़ा सा फैट है, इसे हाँ ये ऐसे कम हो जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा। सजेशन देने वालों की कमी हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। सर आपने अभी मेरे को 3 चीजें मेंशन करी, एक जेनेटिक्स, एक डाइट और एक एक्सरसाइज। इसमें किसका कितना रोल है वो आप थोड़ा समझा सकते हैं? देखो इसमें सबसे बड़ा रोल तो जेनेटिक्स का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप यही सवाल मुझसे 15 साल पहले पूछते तो मैं शायद कहता नहीं इतना बड़ा रोल नहीं है जी। पर ये धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा और थोड़ा सा मैं मेरा स्टैंडर्ड स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक पहुंचा तो ये बात मुझे समझ आई। देखो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं पहली बार जब जिम में गया जी तो मैं एक एंडोमॉर्फ था। एंडोमॉर्फ मतलब उसकी कैपेबिलिटी, उसके ब्रॉड शोल्डर होंगे, वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसकी वेस्ट भी बड़ी होगी पर उसमें पावर भी होगी। अच्छा। तो मैं जब 15-16 साल का जिम में पहुंचा तो मैं जाते ही 60 से 80 किलो की बेंच प्रेस मार दिया करता था। ठीक है। वही मेरा एक्टोमॉर्फ दोस्त जो था पतला जी, वो 30 किलो 40 किलो में स्ट्रगल करता था। हाँ जी। पर हम दोनों में एक अंतर था कि उसकी मसल लीन थी और मेरी मसल पे फैट था। ये हम दोनों में अंतर था। पर मेरे को पावर गॉड गिफ्टेड थी। वो कहां से थी? वो जेनेटिक्स से थी, जीन से थी। और जीन का एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, पीछे से भी बहुत अंतर पड़ता है। अच्छा। कि आपके अंदर लैक्टिक एसिड कितना डेवलप हो रहा है, इस तक पे फर्क पड़ता है। एक मैराथन एथलीट होने के नाते लैक्टिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी के अंदर, कि वही आपको थका रही है, वही आपको कर रही है कि आपकी बॉडी में कितना कम बनता है। मैं एक डॉक्टर के राणा, कर्नल चेनुगप्पा हैं, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में डॉक्टर हैं जाने माने, तो मैं उनके पास गया था। उन्होंने एक बार कुछ बात चल रही थी और वो मेरी कंडीशंस को देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि तुम्हारे अंदर जो लैक्टिक एसिड है आपके अंदर बॉडी में वो बहुत कम बनता है। अच्छा, वो जेनेटिक भी आप कह सकते हो पर वो मेहनत करने से भी कम बनता है। आप बहुत लंबे समय तक मेहनत करते रहे जिस तरीके से। अब ये चीज जेनेटिक में कहां से आई? मेरे ग्रैंडफादर किसान थे। अच्छा। मेरे फादर किसान थे, तो वो क्या करते थे? पूरे टाइम खेतों में काम करते थे। तो खेतों में काम कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी बॉडी में, उनकी मसल्स में फटीग हो रहा है। तो जिसको फटीग को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड काम कर रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर से मेरे फादर के अंदर गई, फादर से मेरे अंदर आई और फिर मेहनत करके मैंने उसे और निखार लिया और बेहतर कर लिया। तो देखो जेनेटिक मैं मानता हूं 100 तो मैं कभी नहीं कहूंगा, पर जेनेटिक कहूंगा मैं 50%। अच्छा। दूसरी चीज आपने पूछी डाइट। जी, 40% डाइट, 40%। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि मैं कभी कभी मान लो मिठाई खाने लग जाता हूं, या कुछ रक्षाबंधन आ गया, 2 दिन कुछ मिठाई खा ली या कुछ और कर लिया, दिवाली आ गई, दिवाली पे गुजिया खा ली है, इस तरीके की चीजें कर ली जी, तो आपके अंदर मेरा वेट भी 2 किलो 1 किलो बढ़ जाता है। वो कब बढ़ता है? जब मैं दिन की 5 से 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं। अच्छा, वो तब बढ़ रहा है। आप ये सोचो तो कितनी बड़ी चीज है कि आपकी डाइट कितना मेन रोल करती है। एक्सरसाइज तो मैं कर रहा हूं जी। कोई सोचे 10 किलोमीटर भाग के भी वेट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो 50% आपकी जेनेटिक्स, 40% इज योर डाइट एंड 10% इज योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग भी वेरियस ट्रेनिंग, मतलब जितनी आप उस इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे वो उतनी बढ़िया हो जाएगी। मतलब आप उसे 5%, इस चीज में आप 5% तो ऊपर नीचे कर सकते हो, पर 100% ज्यादा चीजों को बदल नहीं पाओगे जी। सर आपने जो डाइट की बात करी, तो जो आपने डाइट की बात करी उसमें अगर एक नॉर्मल इंसान है जो बस हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए? और अगर एक इंसान बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए? देखो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आपने एक सवाल ऐसा करा है जैसे जमीन और आसमान का। अच्छा। लोगों को इसमें छोटा अंतर जरूर लगेगा, पर छोटा अंतर नहीं है। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है जी, फिट रहने के लिए जो आपका घर का खाना है ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखो इसमें एक बहुत बड़ा एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का बहुत बड़ा अंतर है। हाँ जी। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, ठीक है। घर में चपाती वगैरह इंसान खाता ही है, उसे दाल के साथ। और उसमें एक बहुत छोटी चीज है, हमारे घर में एक बहुत ट्रेंड है सभी लोगों के घर में, जिसे कोई गौर नहीं कर पाता, कि जब सबकी मम्मियां या कोई भी तड़का लगाते हैं ना तो वो बड़े घी में लगा देते हैं। हाँ जी। और आदमी कहता भैया मैं तो 25 दिन से दाल और रोटी पे हूं पर वेट कम नहीं हो रहा। अब मम्मी 5 चम्मच घी डाल रही है तड़के में, उसे कौन बताएगा? ठीक है। तो आपको अगर डाइट पे वॉचफुल रहना है ना, तो आपको वॉचफुल रहना किचन से, कि वहां से क्या हो रहा है।
कि आपको आटा भी खा रहे हो ना, आप तो मल्टीग्रेन आटा यूज करो जी, चने का आटा यूज कर सकते हो, खाली चने में गेहूं मिला सकते हो, आप दाल वगैरह जो बेसिक घर में डाइट बन रही है उसे यूज कर सकते हो अगर आपको बेसिकली फिट रहना है नॉर्मल। और ज्यादा बाहर का खाओ मत, पर आज एक विधान देखा जाता है, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोग बाहर का बहुत खाते हैं, खासकर एक टीन बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 1 दिन, मैं तो 15 दिन में 1 दिन कहूंगा, पर फिर भी किसी को जीभ पे काबू नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन बाहर का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल शाही पनीर और बटर चिकन खा रहे हो। अच्छा, ठीक है, उसमें भी आप कोशिश करो कि सब्जी बाहर की ले लो पर रोटी घर की खा लो। जी जी, मैं ऐसा करता हूं कि कभी मेरा मन करता है 15 दिन में 20 दिन में मैं कुछ खाता हूं तो कोई सब्जी बाहर से मंगाता हूं, तो मैं बटर नान गार्लिक नान या ये यूज बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इनका बहुत बड़ा नुकसान है जी, तो आप बेसिकली कुछ हल्का बहुत खा सकते हो, मतलब अपनी टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गई ये नेचुरल डाइट कि आप एक फिट रहना है तो आप बेसिक चीजों का ध्यान रख के चल सकते हो। अब आ गई बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और बॉडी बिल्डिंग डाइट तो देखो बहुत टफ है। पहली चीज आपको किसी ना किसी प्रोटीन लेना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट पे आपको डाइट पे डिपेंड होना पड़ेगा। और बेसिक 3 सप्लीमेंट हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। पहली चीज हो गई प्रोटीन, दूसरी चीज होगी ग्लूटामाइन, तीसरी चीज हो गई क्रेटीन और चौथी चीज हो गई आप कोई भी अच्छी मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। एक मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है क्योंकि देखो आज की डाइट ऐसी है कि सारी चीजें हमारी, जैसे आप कभी भी किसी को टेस्ट करा लीजिए तो D3 की प्रॉब्लम आपके अंदर मिलेगी, कैल्शियम की प्रॉब्लम मिलेगी, या विटामिन B12 कम मिलेगा, विटामिन B6 कम मिलेगा, कोई भी विटामिन आपके अंदर कम मिल सकता है। तो एक मल्टीविटामिन, मैं ये नहीं कहता रेगुलर बेसिस पे आप यूज करो, एक मल्टीविटामिन लगभग आप 3 महीने में 15 दिन के लिए जरूर चलाओ। ठीक है, और अगर ये तो हो गया सप्लीमेंट की बात बॉडी बिल्डिंग के लिए, दूसरी चीज आती है डाइट। आप डाइट में क्या है, डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स यूज कर सकते हैं, आप चिकन यूज कर सकते हैं, आप सोयाबीन यूज कर सकते हैं, आप पनीर यूज कर सकते हैं। पर पनीर में भी पिछले हम 15-20 दिन से देखते हैं कि मिलावट वाली चीजें चल रही हैं, तो पनीर के लिए मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में दूध लाएं और उस दूध से पनीर को निकालें और उसे खाएं। आप टोफू को यूज कर सकते हैं, आप सोयाबीन यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। आप दाल यूज कर सकते हैं, आप अच्छी क्वालिटी का चावल यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आपके घर के अंदर ही हैं और आपकी बॉडी को शार्प करने में, आपकी बॉडी को अच्छा करने में वो बहुत हेल्प और बहुत मदद आपकी कर सकते हैं। जी सर, आपने जब भी बात की है वेट बढ़ाने की, आपने अभी तक 2 चीज़ों की बात की है, एक फैट जिसमें घी आ गया और एक शुगर। तो हमें शुगर को एकदम कंप्लीटली कट आउट कर देना चाहिए, क्या ये बहुत बुरी है? और फैट भी क्या ये? देखो फैट तो एक एसेंशियल है, जरूरत है बॉडी की जी, पर गुड फैट। मैं उसकी बात नहीं करता कि फैट में मैं कहूं कि आप जाके कुछ भी खरीद के खा लो। हाँ। फैट तो हर चीज में होता है जी, पर गुड फैट के रूप में आप कुछ चीजों को, मतलब जो कि आपको किसी भी चीज में मिलता है। हम रोटी भी खाते हैं तो वो प्योर प्रोटीन या प्योर कार्ब नहीं होती, उसके अंदर भी फैट होता है। अच्छा। उसे गुड फैट कहते हैं। ठीक है, आप दूध भी पीते हैं उसमें भी गुड फैट होता है। ठीक है, आप घी भी खाते हैं, घी इज अ प्योर फैट फॉर्म, पर अगर वो घर का अच्छा घी है तो उसमें गुड फैट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है 5 चम्मच डालो। मैं ये कहता हूं अगर रोटी पे आप थोड़ा बहुत लगा के खाते हैं तो वो गुड फैट है, वो उसी तरह कंसीडर करा जाएगा। छोले भटूरे खा रहे हो वो बैड फैट है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो मतलब आपकी बॉडी का ट्राइग्लिसराइड वगैरह इस तरीके से बढ़ा देगा आप सोच नहीं सकते, मतलब वो जहर है। आप जलेबी खा रहे हो वो बैड फैट है। तो आप सबसे पहले तो फर्क करो कि गुड फैट और बैड फैट में अंतर क्या है। ठीक है, तो फैट्स में बहुत सी चीजें आ गई। और दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी? शुगर को 100% कट ऑफ करो। शुगर मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आपको लेनी चाहिए, बल्कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं एक मैराथन एथलीट हूं। लोग चॉकलेट खा खा के भागते हैं, मैं कभी नहीं भागता। शुरुआत में मुझे लगता था कि बहुत सपोर्ट मिलेगा चॉकलेट खाने से या मीठा खा लेने से, पर वो एक इंस्टेंट एनर्जी है, टेम्परेरी एनर्जी है। जब वो डाउन जाती है आपको इतनी थकावट महसूस होगी कि आप सोच नहीं सकते जी। तो सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको एक बहुत अच्छी डाइट बताता हूँ। हाँ जी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा मैं। ठीक है। कि मैं मैराथन करता था जब, तो मैं मेरे गोवा वाली मैराथन में गया, तो गोवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है। हाँ जी। तो ह्यूमिड की वजह से आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है एकदम से, तो बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आने लगे मुझे जी। मेरी लोअर बैक में सब में क्रैम्प्स आने लगे। ठीक है। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान रहा, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्रैम्प्स को कैसे ओवरकम करूं। हाँ जी। उसके बाद मुझे कोच मिले, मेरे कोच है राजेंद्र सर हैं, तो वो मुझे मिले। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं उससे पहले जेल आते हैं, मैं जेल्स यूज करता था मैराथन के बीच में, या एनर्जेल डालता था पानी में। जो टफमैन मैराथन होती है, मैं बता दूं, उसमें 5 या 10 किलोमीटर में आप पानी की बोतल को रिफिल कर सकते हो। तो उस दौरान जब आप रिफिल करते हो, तो मैं, मेरी वाइफ खड़ी होती थी पॉइंट पे या कुछ भी, हम उसे एक्सचेंज कर लिया करते थे। बोतल को मैं भरी हुई बोतल ले लिया था, खाली उसे दे दिया करता था। तो एनर्जेल और मैं जेल यूज करता था, पर मेरे क्रैम्प्स की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी। तो मेरे जो कोच थे राजेंद्र, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो खजूर होते हैं, डेट्स, आप उन्हें यूज करो।
वो बहुत स्लो रिलीजर होते हैं एनर्जी में। ठीक है। अब उन्होंने मुझे बता दिया और बोले जो आप पानी में एनर्जी जेल डाल रहे हो उसकी जगह आप शहद और काला नमक डालो। अच्छा, तो मेरी जैसलमेर की मैराथन थी तो मैंने सोचा उस बार करूंगा, पर मैं जब मैराथन आई तो मुझे लगा यार पता नहीं ऐसा ना हो कुछ और क्रैम्प आ जाए, ऐसा ना हो मैं 20 किलोमीटर पर गिर जाऊं, कुछ कर ही ना हो पाऊं। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके कुछ 25-30 खजूर ठीक है अपने पास रख लिए, काट के काला नमक लगा दिया अच्छी क्वालिटी के। जी। तो उसमें क्या होता है 5 या 10 किलोमीटर के चक्कर में 5 या 4 तो अपनी पॉकेट में रख लो आप, फिर जाके जब रिफिल करो फिर डाल लो। और उसके बाद जो बॉटल थी जो लगभग 80 या 100 ml की बॉटल होती है उसे जो यूज कर रहा था उसमें शहद और काला नमक डाल के, मतलब आप इसे चमत्कार समझो, कोई क्रैम्प मुझे नहीं आया उससे। अच्छा, तो देखो जो बातें हमारी दादी नानी हमें बताया करती थी उन बातों पे भी गौर करना चाहिए। हमें इतना ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और मॉडर्न चीजें हमें पता लगती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें पुरानी भी काम करती हैं और आज भी मेरे लिए वो एकदम वंडर काम करती है चीजें, कि मैं आज भी जब रनिंग जाता हूं तो मैं 1 या 2 खजूर बिल्कुल यूज करता हूं और अपना शहद और नमक मैं कभी भी पी लेता हूं शिकंजी के रूप में, वो मुझे बहुत सपोर्टिव रहता है। अच्छा ठीक है सर, आपने अभी बोला था कि कुछ गुड फैट्स होते हैं और कुछ बैड फैट्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो गुड फैट और बैड फैट में आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो आपके घर की किचन में जो चीजें मिलती हैं वो गुड फैट है। अच्छा। और जो आपको रेस्टोरेंट की किचन में मिलती हैं वो बैड फैट है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे आप घर में चपाती खाते हैं, फैट अमूमन वेदांत हर चीज में होता है जी, कि हम अगर रोटी खा रहे हैं, हम चपाती ले रहे हैं, हम घर में दाल खा रहे हैं, मतलब कोई प्योर प्रोटीन की चीजें नहीं होती हैं, प्योर कार्ब नहीं होता, कुछ चीजों में होता है जी। पर कुछ चीजों में गुड फैट, जैसे घी में भी फैट होता है, पर घी अगर आपके घर का बना हुआ है, हाँ जी, खासकर वो काउ मिल्क से बना हुआ है, तो एक बहुत अच्छे गुड फैट में कंसीडर किया जाता है। पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल से ही 5 चम्मच 6 चम्मच घी गेर के खाने लगे। हाँ, कुछ क्वांटिटी में आपको अगर आप रोटी पे लगाते हैं, चीजें खाते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह कंसीडर किया जा सकता है। पर आप छोले भटूरे, कचौड़ी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं, वो सब बैड फैट में आता है। तो आप बहुत इजीली इनमें दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपकी घर की किचन है वो गुड फैट है और जो आपकी बाहर की किचन है, रेस्टोरेंट की किचन है, वो बैड फैट है। बिल्कुल ठीक है। और सर आपने बोला कि शुगर नहीं लेनी चाहिए, एकदम कट आउट कर देनी चाहिए, लेकिन फिर आपने बोला कि आप हनी यूज करते थे, तो क्या हनी शुगर नहीं है? नहीं, हनी बिल्कुल शुगर है, पर शुगर में भी एक गुड शुगर और बैड शुगर की कहानी आ गई। अच्छा। ठीक है, जो आप शुगर प्रॉपर घर में आप शुगर यूज कर रहे हैं जी, तो उसमें तो बहुत सी प्रॉब्लम, उसमें सल्फर यूज होता है। ठीक है। तो उसे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी चीनी खानी है, मतलब कुछ शुगर की प्रोडक्ट्स लेने हैं, शुगर फ्री तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आजकल लोग बहुत शुगर फ्री लेते हैं, उसे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आप हनी को एज एक गुड शुगर देख सकते हैं अगर वो प्योर है। अच्छा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शुगर को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कि मैं अगर जो आपसे हनी की बात कही, मैंने कब बोला मैं उस हनी को कब लेता हूं? मैंने बोला कि सोने से पहले लेता हूं? नहीं, मैंने बोला मैं उस हनी को रनिंग से पहले यूज करता हूं। जी। तो मैं उसे लेके क्या करता हूं? उसे यूटिलाइज करता हूं। हाँ जी। तो यूटिलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि आप रात को 9 बजे 10 बजे आप हनी किसी चीज में डाल के खा रहे हैं तो वो कार्ब का ही काम करेगा, वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको नुकसान ही करेगा। तो आप अगर यूटिलाइजेशन के रूप में आप मॉर्निंग में आप कोई चीज पीते हैं, कोई चीज खाते हैं, तो उसमें आप हनी 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप पूरे दिन में एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी से यूज कर लेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर, आजकल कार्ब्स का चल रहा है कि कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, उस पे आपकी क्या राय है? देखो, ये आपने जो बात करी, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप कीटोसिस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। डाइट बहुत मशहूर है। हाँ जी। कि लोग कहते हैं कि कार्ब मत लो, सिर्फ फैट खाओ और फिर प्रोटीन्स लो जी, और आपका वेट लॉस हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं उस डाइट के बहुत ज्यादा उसमें नहीं हूं, क्योंकि एक बैलेंस डाइट आज के लाइफस्टाइल के साथ बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम वहां पर मैं बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस समय मैं पिछले 15 मिनट से 20 मिनट से आधे घंटे से बोल रहा हूं, तो मैं बहुत सी एनर्जी को यूज कर रहा हूं। तो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी कार्ब से आ रही है। हाँ जी। ठीक है, तो कार्ब भी एक बहुत जरूरी चीज है, पर इसमें भी आप गुड कार्ब, जैसे गुड कार्ब आपको केले से मिल जाता है, एक शहद की बात बोली मैंने आपको, उससे मिल जाता है, आपको खजूर से मिल जाता है, आपको फल से मिल जाता है, जूसेस से मिल जाता है, जो नेचुरल फूड से आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं गुड कार्ब के रूप में। और वो बहुत सपोर्टिव होते हैं पूरे दिन में चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए। कार्ब बहुत जरूरी है। हैप्पी रहने के लिए भी कार्ब जरूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है, आप तभी तो खुश रहेंगे। अगर आपकी बॉडी लेथार्जिक यूज कर रही है, आप डाउन महसूस कर रहे हैं, आप फैट और कार्ब खाना बंद कर दीजिए। कार्ब से क्या होगा? आपकी बॉडी सीधे फैट को टारगेट करेगी, फैट को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यूज करने लगेगी। पर वो करती कब है? जब आप
उस लेवल पे आ जाते हैं कि आपकी बॉडी के पास खुद की एनर्जी कार्ब के रूप में नहीं बचती, तो वो उसे उस स्टेट को कहा जाता है कीटोसिस। आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में आ जाती है। कीटोसिस स्टेट में आने से पहले बॉडी आपको 15 से 20 मिनट तक परेशान करती है। परेशान कैसे? उसे शुगर की क्रेविंग होगी, उसे थकावट होगी, आपका मन करेगा कि मैं कहीं जाके बैठ जाऊं, पर आप फिर सोचोगे कि अब क्या कुछ खा लूं, फिर आप नहीं खाओगे। जब बॉडी को दिखेगा कि अब इसे कुछ कार्ब के रूप में या कुछ एनर्जी के रूप में नहीं मिल रहा, फिर वो आपके फैट को ब्रेक करके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगी और फिर आप आगे बढ़ोगे। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नेचुरल लोगों को, जो आज की डेट में अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं या जॉब क्लास लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, उन लोगों को हल्के बहुत कार्ब लेने चाहिए। कुल मिला के आपको अपनी डाइट में 50% प्रोटीन, 25% कार्ब और 25 से 20% फैट रखना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सर, आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि इंडिया एक गरीब देश है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी और वेस्टर्न बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, और अगर कोई इंडियन बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, इसमें जो सबसे बड़ा अंतर आता है कि जो इंटरनेशनल पे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका नंबर 1 है इस टाइम बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और हमेशा से रहा है कि अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग पिछले 100 साल से है। कि जितना मुझे ध्यान जाता है कि 1924 तक के बॉडी बिल्डर मैंने देखे हैं, स्टीव लिविस करके बॉडी बिल्डर होते थे, वो 1945, 46 या 50s के आसपास के हैं। अच्छा। तो वो इतना पुराना गेम है वहाँ पे। और आपके इंडिया में क्या है? आपके इंडिया में मुझे लगता है हार्डली 90s में 2000 में शुरू हुआ है, और पीक पे थोड़ा अभी आया है। कि अगर आप देखेंगे, हमारे एक बॉडी बिल्डर होते थे प्रेमचंद ढींगरा जी, वो 91 में शायद 90s में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं। हाँ जी। तो वो उन्हें थोड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट मिला जिस समय वो जीत के आए थे, और उनकी जेनेटिक बहुत फाइन थी, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। जहां तक मुझे पक्का पता नहीं है, पर वो पंजाब के रहने वाले थे। अच्छा। तो हमारे देश में और अमेरिका में बहुत बड़ा अंतर एक तो टाइम पीरियड का है। हाँ जी। दूसरा एक नॉलेज का भी बहुत बड़ा अंतर आता है। हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और हमारे देश में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा स्टेरॉइड के ऊपर आ गई है पहले ही, कि लोगों को, बच्चों को शॉर्टकट लेने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। और वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको वेदांत, कि हमारे देश में जिम में हीरो बनने का बहुत ट्रेंड आ गया है। कि मान लीजिए मैंने बॉडी बनाई, मैं एक स्टेरॉइड की साइकिल यूज करता हूं। मैं चाहूंगा इस बात को ध्यान से सुने मेरे जो युवा साथी हैं, कि मैं जनवरी में मैंने स्टेरॉइड की साइकिल चलाई और मैंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा फाइन कर लिया। मैं बहुत तगड़ा हो गया, जिम में मुझसे सब इंप्रेस होने लगे, मुझसे पूछने लगे सारी चीजें, मेरा नाम हो गया। वहीं मार्च में मैं ऑफ साइकिल आ गया। ऑफ साइकिल मतलब स्टेरॉइड मैंने छोड़ दिया। मेरी बॉडी वीक होगी जी, अनडाउटेडली। जब मेरी बॉडी गिरेगी, अब मैं उसी जिम में जाने से शर्माऊंगा, क्योंकि मैं वहां जाके क्या बोल रहा था बार बार कि मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ। अब आपकी पोल खुल जाएगी अगर आप वहां जाओगे कि यू आर अननेचुरल, वो बोलेंगे। अब वहां पे हमारे बॉडी बिल्डर क्या गलती करते हैं कई बार, कि वो कुछ साइकिल्स को कंटिन्यूअस बीच बीच में लेना शुरू कर देते हैं, कि हम, जिससे कि मैं जिम में अच्छा दिखता रहूं जी, और वो साइड इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं, जहां उन्हें ऑफ साइकिल आके अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहिए। मैं फिर एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं स्टेरॉइड को सपोर्ट नहीं करता हूं, पर फिर भी जो लेते हैं मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज की दो साइड होती है, एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है। तो एक डार्क साइड हर चीज की है, जिसके तहत चीजें चलती है, मैं उसी के विषय में बात कर रहा हूं। मैं सपोर्ट नहीं करता हूं स्टेरॉइड को। फिर जो वो बॉडी बिल्डर जाते हैं, वो बॉडी बिल्डर बीच बीच में थोड़े बहुत स्टेरॉइड के शॉट लेते रहते हैं, और फिर वो दोबारा साइकिल पे आ जाते हैं। इस तरीके से वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें पता नहीं चलता, वो अपने हार्मोन्स को परमानेंट डैमेज कर लेते हैं। उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड, उनकी जो हार्मोन्स के जितनी भी चीजें होती हैं, खराब हो जाती है फिजिक के अंदर। उससे लॉन्ग रन में वो नहीं जा पाते हैं और उन्हें नुकसान होने लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट जो है बहुत से जॉइंट्स के ऊपर भी आते हैं। तो जॉइंट्स उनके खराब होने शुरू हो जाते हैं, और किडनी और लिवर की बात हमने पहले भी करी, बाकी साइड इफेक्ट की बात हमने पहले भी करी, जो देखने को मिलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को पहले तो आप जिम में हीरो बनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप बाहर हीरो बनना चाहते हैं, तो जिम में हीरो बनना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जिस दिन आप जिम में हीरो बनना बंद कर देंगे, आप बाहर हीरो बन जाएंगे, इसमें कोई नहीं आपको रोक सकता। और जो आपने बात बोली कि बाहर पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है, पार्टिसिपेट का सीधा तरीका है, आप मिस्टर यूपी जीते हैं, आप ऑटोमेटिक आप इंडिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इंडिया में खेलिए, आप ऑटोमेटिक एशिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारी एसोसिएशंस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं बॉडी बिल्डिंग में, ऐसा नहीं है, आप उनसे जुड़िए, वो आपको एशिया में भेजेंगे, एशिया से आप यूनिवर्स के लिए जाते हैं, यूनिवर्स से आप, अगर आप यूनिवर्स में टॉप 5 में आ जाते हैं, आप ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ इसमें इतना सा है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो
हम देहरादून जाते हैं, हाँ जी, अब मैं लाइट जलाऊंगा, तो मुझे लाइट जलाते ही क्या देहरादून दिख जाएगा? नहीं, कुछ 100 मीटर का दिखेगा, पर उस 100 मीटर का दिखते दिखते देहरादून पहुंच जाएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, आप अपने आप अचीव करते जाएंगे और आपको खुद समझ आता चला जाएगा कि मुझे करना क्या है। पर आप बैठते ही सीधे यूनिवर्स सोचेंगे कि मिस्टर यूनिवर्स, वो नहीं हो पाएगा। जी जी जी। सर, आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि कैफीन नहीं लेना चाहिए, कैफीन बुरा होता है, तो क्या कैफीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि एकदम शुगर की तरह हमने हटा दिया? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमने जो पहले बात करी वो कैफीन एब्यूज की करी कि अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना, कोई चीज, कैफीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप उसे यूज करना जानते हैं, और हर घर में हो रहा है। हाँ जी। आज हम हर घर में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपके पास आया, आपने भी मुझसे पूछा कि सर आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, ठीक है ना? तो अगर बुरी चीज होती है आप मुझसे पूछते क्या? नहीं पूछते। तो इस तरीके से कैफीन के बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके फैटी लीवर को ये ठीक करता है, और आपको एनर्जेटिक बनाता है। दिन में 1 से 2 कॉफी, 3 कॉफी, इसमें लोगों का अलग अलग मत है कि कोई कहता है कि दूध वाली नहीं पीनी चाहिए। देखो, जो आपको सूट करता है आपको वो चीज लेनी चाहिए। मुझे दूध वाली अच्छी लगती है, मुझे दूध वाली, किसी को ब्लैक अच्छी लगती है, किसी को हनी, किसी को लेमन, इसके भी बहुत चीजें अलग अलग कॉफी तरीके से आती है। मैं खुद जब रनिंग करता हूं तो मैं कॉफी पी के ही रनिंग जाता हूं, तो कॉफी का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, आपको वो एनर्जी देती है। कॉफी के शॉट्स आप कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप उसे 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अवॉइड करें, क्योंकि आप 7 या 8 बजे के बाद अगर आप कॉफी लेते हैं तो वो आपकी नींद को इंटरप्ट कर सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप अगर थोड़ा लेट सोते हैं तो आप 7 बजे भी पी सकते हैं। आप 10 बजे 11 बजे सोते हैं तो आप 4 बजे के बाद 6 घंटे की गैप से कॉफी को ना लें। कॉफी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप उसे लिमिटेड यूज रखते हैं। सर, ये तो हो गई बॉडी बिल्डिंग की बात। अब हम थोड़ा रनिंग की तरफ आते हैं। तो आपने जब आपने बताया कि आपको इंजरी हुई थी, उसके बाद आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, आपने रनिंग ही क्यों चूज किया? मैंने, देखो, रनिंग इसलिए चूज किया कि मैंने वो चूज किया नहीं, मुझसे करवाया गया। किसने कराया? वो मेरी फेट ने कराया, मेरी डेस्टिनी ने कराया मुझे चूज। कि मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा जिम जाने का मन नहीं करता था इंजरी के बाद, तो मैं एक पार्क में चला जाता था, मेरे घर के पीछे एक पार्क था, मैं उसमें जाकर रनिंग करता रहता था। ठीक है। तो जो मेरी स्किल्स थी वो जो शार्प हुई वो उस समय रनिंग को लेकर होती चली गई। और फिर मैंने जब बताया आपको कि एकदम से एक्सीडेंटली मैं एक मैराथन में चला गया, और जब मैंने वहां जाके देखा तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि एक एज है मेरे पास कि मैं बेहतर कर सकता हूं। अच्छा, एक बात और बताऊंगा इसमें कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस और था जो कि बहुत बुरी तरह टूटा, कि मुझे लगता था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉइड की नॉलेज है तो मुझे इसमें फायदा मिल जाएगा जी। तो जब मैं पहली मैराथन भागा तो मुझे लगा क्यों ना कोई ऐसी चीज यूज करी जाए जिससे कि मुझे एनर्जी मिले और मैं मैराथन जीत जाऊं या मुझे फायदा मिले। तो टेस्टोस्टेरोन की एक टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, मैंने शुरुआत में 2017 में वो खाई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर इंसान को सजेशन मिले उस चीज से कि क्या गलती जीवन में करनी है, क्या नहीं करनी है जी। तो जब मैंने खाकर मैं उसे भागा तो मुझे थकावट तो कम हुई क्योंकि मेरी मसल बहुत पावरफुल हो चुकी थी, पर मेरी मसल स्टिफ हो गई। स्टेरॉइड आपको स्टिफ कर देता है अनडाउटेडली, और मैं एक अल्ट्रा मैराथन प्लेयर बनना चाहता था। तो जब मसल बढ़ जाएंगी आप क्या करोगे, कहां तक चले जाओगे? 6 किलोमीटर पे 7 किलोमीटर में मेरे पैर उठने बंद हो गए, मेरी हालत खराब हो गई, मैं अपने घर आ गया और मैंने कसम खाई मैं आज के बाद स्टेरॉइड को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो एक मेरे साथ एक ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज करी कि उन्होंने खुद हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया। नहीं तो मैं कई बार सोचता हूं कि शायद आज मैं भी किसी अस्पताल के बेड पे लेटा हुआ होता और मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी होती। तो बहुत अच्छा हुआ। चीजें ऐसी हैं जैसा कि आपने पूछा वेदांत कि आप कैसे आपने चुना, तो मैंने चुना नहीं, मुझे ईश्वर ने चुनवाया। तो मैं खुद एक अच्छे रास्ते पे आया और आज मुझे कहते हुए कोई वो नहीं हो रहा कि मैं एक नेचुरल रनर हूं। मुझे बहुत मजा आता है रनिंग करने में। अब भी मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूं, मुझे यहाँ से जाते ही मेरा बड़ा मन है कि मैं 7 बजे 8 बजे जाके रनिंग करूंगा, क्योंकि मैं इवनिंग में रनिंग और इवनिंग में ट्रेनिंग करने वाला बंदा हूँ। अच्छा सर, अगर कोई रनिंग करना शुरू करना चाहता है तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए, कितना भागना चाहिए? बिकॉज आप कहते थे कि आप पार्क में करते थे, कभी कभी 10 किलोमीटर भाग लेते थे, तो कैसे भागना है? देखो, एक इसमें सबसे जरूरी चीज मैं बताऊंगा, एक तो आपके पास अच्छे शूज होने चाहिए। अच्छा, रनिंग के लिए अच्छे शूज का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी महंगी कंपनी को आप यूज कर लो, किसी बड़ी कंपनी को आप ले लो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अच्छा शूज जो आपके पैर में फिट हो सके अच्छी तरह, पहली रिक्वायरमेंट शूज हो गई। एक अच्छे थोड़े ढीले कॉटन के क्लोथ्स हो, कपड़े हो जिसमें आप अच्छी तरह अच्छा रिलैक्स महसूस करो। तीसरी चीज, चौथी चीज, आप किसी भी पार्क या ट्रेडमिल या आप किसी भी रोड को यूज कर सकते हैं रनिंग के लिए। आप लगभग शुरुआत में जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप सिर्फ उतना ही चलें। अगर आप रेगुलर, लोग सोचते हैं कि मैं 4 किलोमीटर नहीं भाग पा रहा, 3 किलोमीटर, आपको 3 किलोमीटर भागने की जरूरत नहीं है। आप 800 मीटर भागिए, आप थक गए, आप रुक जाइए। आप 100 मीटर वॉक करिए, आप उसके बाद फिर भागिए।
फिर थक जाइए 600 मीटर में, 100 मीटर वॉक करिए, फिर भागिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप भागते चले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट स्टेमिना। जैसे जैसे बनता चला जाता है आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। हाइड्रेशन में आप कोई भी चीज, एक पानी की बोतल अपने साथ रख सकते हैं जिसमें आप नमक यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं, या एनर्जेल, या बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में आज की डेट में हैं जो आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और आप यूज करिए और रनिंग करिए। ठीक है सर, आपने बताया कि आप रात को ट्रेनिंग करने वाले इंसान हैं जो रात को रनिंग करता है। तो मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं कि आपको सोने से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे आपको नींद में इफेक्ट आ सकता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो वेदांत, ये इट्स ऑल अबाउट हैबिट। अच्छा, कि आप जिस चीज की आदत गेर लेते हैं वो आदत आपको हो जाती है। हाँ जी। तो आपने बात बिल्कुल सही कही, और मैं इसे कोई वो नहीं कहता, बूस्ट नहीं कर रहा कि रात को ट्रेनिंग करना अच्छा है या रात को रनिंग करना अच्छा है। पर पिछले लगभग 10 या 15 साल से मैं इसका रीजन बताना चाहूंगा कि मैं एक बॉडी बिल्डर था। बॉडी बिल्डिंग में सुबह सुबह उठ के खाली पेट वेट नहीं उठाया जा सकता, प्रॉब्लम होती है। कोई भाई उठा लेता होगा पर मैं नहीं उठा पाता था। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग को शिफ्ट कर दिया इवनिंग की तरफ, क्योंकि इवनिंग में आप एक अच्छी मील खा के जिम जा सकते हैं, आपको एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने उसे शिफ्ट कर दिया, वो एक हैबिट बन गई। और दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहूंगा, मैं कोई अर्ली राइजर नहीं हूं, मैं जल्दी नहीं उठता, मैं थोड़ा लेट उठता हूं। लेट उठ के अपना सबसे पहले मैं जिम ही जाता हूं। जिम में अपनी स्ट्रेंथनिंग करता हूं, मसल वर्कआउट करता हूं, और मेरी जो रनिंग है वो हमेशा इवनिंग में रहती है। और जो विंटर्स आते हैं तो वो रनिंग मॉर्निंग में जाती है, पर वो मॉर्निंग 6 बजे वाली मॉर्निंग नहीं होती, वो 10 से 11 बजे वाली मॉर्निंग होती है। तो वो आप जहां कंफर्ट है, आपको जहां कंफर्टेबल लगता है, वहां सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप में। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उस समय ऐसा होता है, उस समय ऐसा होता है। जो समय आपको लगे, जिस तरीके से कहते हैं ना कि पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, 45 साल में आंख खुली तो 10th कर दी, 55 साल में आंख खुली तो 12th कर दी। सेम, जब आंख खुले पार्क में चले जाओ, जिम में चले जाओ, कोई टाइम नहीं है। जिम भी आज ऐसे ऐसे हैं 24 आवर खुले रहते हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर बहुत से जिम है, आप लोग जानते होंगे, जो 24 घंटे खुलते हैं, चलते हैं। वो खुलते इसीलिए। अब मैं भी जब कभी वेदांत निकलता हूं, ये जिम में देखता हूं, एनी टाइम फिटनेस है, मैं नाम ले देता हूं, जो 24 घंटे खुलता है, तो मैं देखता हूं रात के 2 बजे बच्चे जिम कर रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूं यार पागल है। तो फिर मैं सोचता हूं कोई तुझे भी 11 बजे दौड़ता देख के कहता होगा पागल है, 11 बजे भाग रहा है। तो सबकी अपनी कंफर्टेबल होते हैं कि आप जहां कंफर्ट है, पर आप करिए। आप 2 बजे जिम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप उनसे बेहतर हैं जो 2 बजे घर में शराब पी के सो रहे हैं। ठीक है, आप सुबह 11 बजे जिम कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर हैं जो किसी खोखे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, तो आप कभी भी जिम करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप करिए। सर, अगर कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है और अगर कोई ग्राउंड में, आपने बताया कि आप पार्क में भागते थे, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है और किस पे भागना चाहिए, क्या अच्छा है? देखो, आज अगर पॉल्यूशन की कंडीशन देख के मैं बात करूं जी, तो कोई जिम एक बुरा ऑप्शन नहीं है। मतलब ट्रेडमिल जिम में ही होती है, आप घर में भी लगा सकते हैं। तो एक पॉल्यूशन के ऑप्शन को देखते हुए ट्रेडमिल अच्छा विकल्प है जी। पर जहां आप थोड़ा प्रोफेशनल रनिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पैर उठने लगते हैं, मतलब आप थोड़ा ज्यादा तेज भागने लगते हैं, तो ट्रेडमिल पे डिस्कम्फर्ट का खतरा रहता है। क्योंकि देखो, रोड पे ट्रेडमिल पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, रोड पे आप पुश कर रहे हो रोड को, तब आप आगे जा रहे हो। ट्रेडमिल में जो बेल्ट है वो आपके नीचे खुद रन कर रही है, आप एक तरीके से जंप कर रहे हो। हाँ जी, तो ट्रेडमिल की रनिंग को रोड रनिंग से कभी कंपेयर मत करना। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ ऐसे काफी दोस्त थे जो 40 मिनट में 10 किलोमीटर जिम में मार दिया करते थे। अब मैं उन्हें जब ट्रेडमिल मैराथन में लेके गया तो उनका वही 40 मिनट टाइम 1 घंटे 10 मिनट में बदल गया। हाँ। ऐसा क्या हुआ? एनर्जी का फर्क आ गया कि जो एनर्जी आपको ट्रेडमिल की बेल्ट दे रही थी और आप उसमें जंप कर रहे थे, वो एकदम से खत्म हो गई और आप रोड को पुश करने आ गए, तो आपकी एनर्जी ज्यादा यूज हो गई। ऊपर से क्लाइमेट का बहुत अंतर है। जिम में हर समय एक ही टेम्परेचर रहेगा। गर्मी में जाओगे तो 25 से 30 डिग्री, ठंड में जाओगे तो ह्यूमिड होगा 25 से 30 डिग्री, कभी भी जाओ बारिश में जाओ तो 25 से 30 डिग्री। तो आपको हैबिट क्या हो गई? 25 से 30 डिग्री। अब मैं यहाँ दिसंबर में, जनवरी में मैराथन करने जा रहा हूँ तो क्या टेम्परेचर है? 5 डिग्री। गर्मी में जा रहा हूँ तो क्या टेम्परेचर है? 40 डिग्री। तो फिर मेरा क्या हाल होगा? सब कुछ चेंज हो गया ना जी। तो फिर अगर आप प्रोफेशनल रनर हैं, आप मैराथन करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बाहर रोड रनिंग करिए या स्टेडियम में जाकर रन करिए जी। और आप फिटनेस के लिए भागना चाहते हैं और आप थोड़ा पॉल्यूशन से बच के रहना चाहते हैं, तो एक जिम या फिर ट्रेडमिल, वो घर के ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आपके स्टोर रूम में भी हो सकती है, वो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है फिर जी।
सर बहुत लोग कहते हैं कि आप ट्रेडमिल पे भागिए और कुछ कहते हैं कि आप ट्रेडमिल पे भागिए मत, वॉक करिए बट इंक्लाइन करके वॉक करिए, तो इसमें क्या दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है? देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। अच्छा। और ये एक अच्छा सजेशन है अगर कोई इंक्लाइन करके वॉक करना चाहता है जी। क्योंकि जब आप भागते हैं, आप जंप करते हैं, आपके जॉइंट्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर जाता है और एंकल के ट्विस्ट होने का बहुत से खतरे बने रहते हैं। हाँ जी। पर जब वहीं आप इंक्लाइन करके वॉक करते हैं तो वहां आपके जॉइंट्स पे प्रेशर जरूर जाता है, पर वो एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है जिसमें कि आप कैलोरीज को यूज कर सकते हैं, मतलब जिसमें कि कैलोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इंक्लाइन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 पे, 5 पे, 12 पे, 18 पे कर सकते हैं। उसी पे आप 6 की स्पीड पे हल्का सा भाग सकते हैं। वो कैलोरी बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि जिसका मन नहीं है भागने का या कोई नहीं भागना चाहता, मैं खुद बताता हूं, मैं जब ट्रेडमिल पे बाहर नहीं जाता या तो बारिश पड़ती है, कोई ऐसी चीज होती है, मैं खुद उस पे ट्रेडमिल के ऊपर जाता हूं तो मैं ट्रेडमिल पे इंक्लाइन करके रनिंग करता हूं, जिससे कि मुझे वही फोकस मिले जो मुझे बाहर रोड पे मिलता है। जी सर, अगर आप एक अल्ट्रा रनर हैं, आप मैराथन्स लड़ते हैं, अगर कोई है जो 400 मीटर रेसेस करता है, तो आप दोनों की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होगा? देखो दोनों की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा अंतर है और एक स्ट्रेंथनिंग का अंदर है जी। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक 100 मीटर का जो प्लेयर होता है उसकी बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक होती है। हाँ जी। और एक मैराथन प्लेयर बिल्कुल स्लिम होता है, बिल्कुल पतला होता है। हाँ जी। क्योंकि मैराथन प्लेयर को मसल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है और मसल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती और उसके पास मसल बसती भी नहीं है, क्योंकि जब बॉडी एक अल्ट्रा रन में जाती है और वो बहुत ज्यादा भागता है तो उसकी एनर्जी इतनी यूज होती है, वो फैट, मसल, बॉडी सब खा जाती है। और जो 100 मीटर, 400 मीटर या 1600 मीटर तक आप जाइए, जो रनर होते हैं, स्प्रिंटर्स कह सकते हैं, जो स्प्रिंटर्स हैं, उन्हें पावर की बहुत जरूरत होती है। एक मैराथन प्लेयर को पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। वो अपने स्टेमिना से भागता है, अपनी पैरों की स्मूथनेस से भागता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके भागता है। पर जो एक स्प्रिंटर है उसे पावर की बहुत जरूरत होती है, बूस्ट की जरूरत होती है, तो वो उसे मसल से मिलता है, तो उसकी ट्रेनिंग भी हमेशा आपको हैवी मिलेगी। हम एक मैराथनर की ट्रेनिंग हमेशा आपको लाइट वेट से मिलेगी या स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, और एक स्प्रिंटर की ट्रेनिंग जो होगी वो हमेशा एक बॉडी बिल्डर की तरह होगी। वो आपको हैवी वेट मारता मिलेगा, स्क्वाट्स मारता मिलेगा, वो उनके लिए वही सूटेबल होती है। तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मैराथनर का बिल्कुल अलग है और स्प्रिंटर का बिल्कुल अलग होता है। ठीक है सर, आप रनिंग करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि रनिंग करने से आपके नी में प्रॉब्लम आ सकती है या कोई परेशानियां आ सकती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूं, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। जी। देखो लोग कहते हैं नी में रनिंग आती है, खासकर मुझे खुद बहुत लोग रोड पे जो बहुत समय से भागता देखते हैं, मुझे रोक के, कुछ आर्मी के लोग भी होते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कहते हैं बेटा तुम इतना भागते हो तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे। जी। तो मैं उस समय कुछ कहता नहीं हूं, पर मैं मन में सोचता हूँ 20 साल से तो नहीं हुए। तो इसका एक बहुत बड़ा अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। रोड हार्ड सरफेस है। हाँ जी। जो आपकी पार्क में भाग रहे हो, आप मिट्टी पे भाग रहे हो, वो सॉफ्ट सरफेस है। पर इन दोनों में आपके बीच में कुशनिंग का काम है, आपका शूज कर रहा है। जी। अगर आपका शूज बेहतर है तो आप रोड पे भाग रहे हैं, आप कहां भाग रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए 20 साल से रनिंग कर रहा हूं। पर मैं एक सजेशन सारे मैराथन प्लेयर्स को देना चाहूंगा कि अच्छी क्वालिटी का शूज यूज करें, और शूज को यूज करने के बाद जब आप 400-500 किलोमीटर या कुछ समय भाग लें, उस जूते को आप उल्टा करके देखें कि आपकी लैंडिंग कहां हो रही है। जो आपकी जो लैंडिंग है रनिंग करते समय, वो मिड फुट होनी चाहिए, ना ही वो फ्रंट होनी चाहिए, ना ही वो आपकी हील की तरफ होनी चाहिए। ये इंजरी के कारण बनते हैं। तो आप जब शूज को पलट के देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो घिस कहां से रहा है। जी। इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपकी लैंडिंग कैसी होती है, और आप उस लैंडिंग को, अगर वो गलत हो रही है तो आप उसे बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करके, किसी थेरेपिस्ट से मिलकर, किसी डॉक्टर से, स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर से मिलकर उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रोड रनिंग खतरनाक होती है। हाँ, अनइवन टेरेन, अनइवन सरफेस पे नहीं भागना है, ठीक है। वो सबसे डेंजरस है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो पैर आपका इधर उधर पड़ेगा, एंकल एक बार ट्विस्ट कर गया तो पूरी जिंदगी के लिए बैठना हो जाता है। तो रोड के ऊपर भागने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, रोड के ऊपर आप थोड़ा गड्ढों का ध्यान रखें, ट्रैफिक का ध्यान रखें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है रोड के ऊपर। और वेल एंड गुड है अगर आप किसी स्टेडियम में जा सकें, आपके बराबर में कोई स्टेडियम है, मिट्टी का ट्रैक है, तो उसके ऊपर जाकर रनिंग करें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जी सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हम अब एक शू कैसे सेलेक्ट करें कि हाँ ये एक अच्छा क्वालिटी का शू है? क्या महंगा शू अच्छी क्वालिटी का होता है या कोई भी ले सकता है? देखो, एक मैंने आपसे शुरू में इसी विषय में एक बात हुई थी जी, कि शूज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस जो चीज आपको फिट करे और आपको जो सूटेबल। अब जैसे मान लीजिए, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक शूज यूज करता हूं जी, वो शूज मुझे पता है कि वो कितना कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो वो कई बार अवेलेबल भी नहीं होता इंडिया में।
तो मैं कभी साल में मेरा कोई दोस्त दुबई जा रहा होता है या बाहर जा रहा होता है, मैं उसे लिख के देता था मुझे ये जूता चाहिए यार लेके आ। तो वो ले आता है। तो मैं इतना ज्यादा उस जूते के प्रति वो हो चुका हूँ कि 4 या 5 साल से मैं उसे यूज करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि हैबिट भी नहीं होनी चाहिए किसी, जैसे मुझे पड़ गई वो गलत हैबिट है, पर फिर भी अगर आप शूज की जो बात करें, देखो महंगे जूता सस्ता जूता कुछ नहीं है, जो जूता आपके पैर में फिट हो जाए। हाँ, कुछ कंपनी नकली शूज बनाती हैं, नकली शूजों को बिल्कुल यूज नहीं करना क्योंकि वो उल्टे थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, और जब वो टिल्ट हो जाते हैं आपके पूरे बॉडी के बैलेंस को वो खराब कर देते हैं। आपकी लोअर बैक में पेन आने लगता है, आपके जॉइंट्स में पेन आने लगता है, आपकी हिप बोन में पेन आने लगता है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक सही जूते का होना बहुत जरूरी है रनिंग करने के लिए। तो आप जब जूता चुने पहले पहने, दौड़े, अगर आपको उसके अंदर डिस्कंफर्ट लग रहा है तो उसे तुरंत चेंज करें। लालच में बिल्कुल ना आए कि मैंने खरीद लिया तो अब मैं इसे 15,000 किलोमीटर बाद ही फेंकूंगा, इस लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी उस जूते पर डिपेंड करती है। अगर आप प्रोफेशनल रनर हैं और आप हल्का बहुत भागते हैं, थोड़ा बहुत भागते हैं, तो आप जूते के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो आप सोल्स आते हैं, इन सोल्स जिन्हें आप डाल के जूते को बैलेंस ठीक कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे थेरेपीज पे जाने से या सिंगल पैर पे सिंगल लेग पे खड़े होने से भी बैलेंसिंग करके आप बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो जूता भी आपके पैर के मुताबिक फिट हो जाता है और आप शूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सर क्या आप जब भागते हैं, आपने बताया कि बचपन में आप म्यूजिक सुनते हुए भागते थे, क्या आप अब भी म्यूजिक सुनते हुए भागते हैं? उसमें आपको कभी लगा कि इसके बिना भाग के ट्राई करना चाहिए? देखो, इसमें मैं बात कहूंगा, आप मेरी पिच सुन रहे होंगे, मैं बहुत तेज बोल रहा हूं जी। तेज मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं सुनता भी कम हूं। आपको बड़ी हैरानी हुई होगी इस बात को सुन के कि मेरी सुनने में थोड़ा सा फर्क है। उसका रीजन है 20 साल से कानों में कुछ भी, चाहे उसे आप हेडफोन कह लो, आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, अब वायरलेस आते हैं या ब्लूटूथ वाले आते हैं, आज वो लगा के भागता हूँ। तो ये मेरी पिच हाई होने का रीजन यही है कि लगभग 20% वो डाउन है इस समय। अच्छा। तो मुझे उससे प्रॉब्लम होती है कि मैं 2003 से, अब हैबिट ऐसी है कि कभी जैसे आप ब्लूटूथ वाले आप यूज करते हो तो आपको चार्ज करने होते हैं, तो मैं कभी कभी रनिंग जाता हूँ, अब मान लो डिस्चार्ज हो जाए, मैं भूल गया चार्ज करना, तो मेरा मन नहीं करता रनिंग करने का। अच्छा। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता किसी को कि आपको यूज करना चाहिए, हैबिट होना गलत है। पर देखो, मैं एक अल्ट्रा मैराथन प्लेयर हूँ, मैं एक मैराथन करता हूँ, मैं 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे की ट्रेनिंग करता हूँ। 4 घंटे में क्या सोचूंगा जी कुछ सुनूंगा तो कुछ कर पाऊंगा। तो एक अच्छे आप किसी भी हेडफोन्स वगैरह को यूज कर सकते हो, पर कम आवाज पे। ये भी मैं कहना चाहूंगा, मेरी आदत ऐसी होगी, मैं शुरू में घर से कसम खा के निकलता हूँ कि कम आवाज पे रखूंगा, फिर बढ़ते एंड में देखता हूँ पूरी तेज हो जाती है जी। तो इसका ध्यान बहुत रखना है, अपने कानों का भी ध्यान रखो भाई, ठीक है। इनमें भी प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनने से लंबे समय तक। मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ, 2003 से, और 25 चल रहा, लगभग 22 साल हो गए मुझे। और लोकल 300 रुपए के हेडफोन से लेकर कहानी जो एप्पल के आज 20-22 हजार के आते हैं वहां तक चली गई है। तो समस्या होती है, तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखें और म्यूजिक को सुने, म्यूजिक को एंजॉय करें और अपनी ट्रेनिंग को करें। जी सर, अब एक हम आपको सिचुएशन में डालना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, या आपको लगता है अभी सही चल रहा है? देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है जो आपने पूछा है, तो इस पर जवाब भी सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी गाजियाबाद एथलेटिक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ रिसेंटली। और मैं बताना चाहूँगा आपको वेदांत, मैं गाजियाबाद में कुछ चेंजेस करे हैं मैंने एज ए एथलीट। कि मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मैं एक दिन रनिंग कर रहा था और एक गाड़ी लगभग मेरे बिल्कुल बराबर से निकल गई और मतलब टक्कर लगते लगते बची। ठीक है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार अब तो स्तर भी अच्छा है और 2-4 लोग अच्छे जानते भी हैं, तो क्यों ना स्टेडियम के लिए कहा जाए। तो मैं स्टेडियम की मांग को लेके अपने कुछ दोस्तों को लेके मैं हमारे जो सीडीओ साहब हैं अभिनव गोपाल, गाजियाबाद के आईएएस हैं, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें जाके ज्ञापन दिया कि सर आप प्लीज एक अच्छा स्टेडियम गाजियाबाद में हमारे लिए बनाइए, एक ट्रैक बनाइए अच्छा। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर ने अगली ही मीटिंग में मुझे खुद बुला के बोला कि सत्या, बजट मैं पास करूंगा और आप इस ट्रैक को अपनी देखरेख में बनवाइए। और मुझे वेदांत ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गाजियाबाद में पहला सिंथेटिक ट्रैक का काम चल रहा है जिसका कि बजट पास हो चुका है और एक मिट्टी का ट्रैक बना लिया गया है, वो भी हम लोगों की देखरेख में ही बन रहा है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सीडीओ सर अभिनव गोपाल को, थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो खुद मेरे कहने पे महामाया स्टेडियम आए और उन्होंने पूरे स्टेडियम का इंस्पेक्शन किया और जो जरूरी चेंजेस हैं स्टेडियम के अंदर वो उन्होंने करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और जो आपका सवाल था कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनूं तो क्या चेंज करूंगा, उसका मैं जवाब देता हूं। एसोसिएशंस पे
देखो, पहला एक डिस्क्लेमर दूंगा, कुछ लोग हैं जो शायद ये बात उन तक पहुंचेगी या वो लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें पॉइंट कर रहा हूं, तो अगर कोई सोच रहा है तो सोच ले, पर मैं पॉइंट किसी को नहीं कर रहा हूं। तो कुछ एसोसिएशंस के लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल 75 साल हो गई है, पर वो उस एसोसिएशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कब्जा जमा के बैठे हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, बहुत से स्पोर्ट्स में। अब मैं जिसका भी नाम ले रहा हूं वो अपने आप समझ जाएंगे मैं जिनकी भी बातें कर रहा हूं, गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, नोएडा की भी बात कर रहा हूं। तो उन लोगों ने कब्जा जमा रखा। मैं कहता हूं 60 साल के बाद हर डिपार्टमेंट रिटायर कर देता है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक आईएएस ऑफिसर को भी रिटायर कर देता है। तो आप रिटायर होने का क्या लेंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं। चाहे वो हमारी गाजियाबाद की एसोसिएशन हो या गाजियाबाद की कोई सी भी किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एसोसिएशन हो, सब लोग आज तक उस पर बने हुए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप वो मौका मुझे दे दीजिए, मुझे वो मौका नहीं चाहिए। आप वो मौका किसी और यूथ को जो आपसे बेहतर सोच सके और आपके गाइडेंस में जी वो काम कर सके, आप उसे गाइड करिए, आप उसे आगे बढ़ाइए। चीजों में बदलाव जब ही आएगा। बच्चों को मौका दीजिए। बच्चे आज आपसे किसी बात को कहने में डरते हैं क्योंकि एज का बहुत बड़ा गैप है। एज का बहुत बड़ा गैप है। हम बहुत से बच्चों से वेदांत जाके मिले और मैंने लगभग काफी बच्चों से बोला कि आओ चलो कुछ ट्रैक के लिए या गाजियाबाद में बेहतर स्पोर्ट्स व्यवस्थाओं के लिए बातें करते हैं। तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा करियर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनसे वो बच्चे डर रहे हैं जी। तो आपको बच्चों से भी मैं कहूंगा डरना नहीं है। और मैं जो हमारी एसोसिएशंस में बड़े लोग बैठे हुए हैं, काफी समय से बैठे हुए हैं, उन्हें मैं कहूंगा आप गाइड करिए। आप अपने नीचे बैठे किसी यूथ को गाइड करिए और चीजों को, व्यवस्था को बढ़िया करिए। क्योंकि इस समय, क्योंकि मैं देखो एक गाजियाबाद का एथलीट हूं तो मैं गाजियाबाद की बात करूंगा फिलहाल जी। तो वहां पे इस समय बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर या बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग बैठे हुए हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं। जो आगे भी आएंगे वो भी यूथ हैं, वो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, पर कुछ मजबूरियां फंस जाती हैं जिनकी वजह से चीजें रुक जाती हैं। और जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलने से वंचित रह जाते हैं वो लोग, क्योंकि हमारा आने वाला कल ही खिलाड़ी हैं जिनसे हमारे गाजियाबाद का नाम रोशन होगा जी। और हमारा गाजियाबाद आगे बढ़ेगा। तो मैं ये बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं सबसे पहले कोई एक रिटायरमेंट की एज तय करता। हाँ जी। और बहुत सख्ताई से चीजों को इंप्लीमेंट करता कि जो किसी भी स्टेट के अंदर, अगर आप पूरे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत ज्यादा सख्ताई से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी काम सख्ताई से नहीं होता है। और मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि ये एक सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छी चीजें जो उनकी जरूरत है उन्हें प्रोवाइड कराए। और ये मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि आज बेसिक बुनियादी बेसिक सुविधाएं नहीं है हमारे स्टेडियम्स के अंदर। वहां टॉयलेट ऐसे नहीं है कि कोई बच्ची जा सके या कोई अंदर घुस सके। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी है, आदमी पी नहीं सकता। और ये खाली कहानी गाजियाबाद की नहीं है। मैं नोएडा दौड़ा हूं, मैं गाजियाबाद दौड़ा हूं, मैं अयोध्या दौड़ा हूं, मैं गोवा, जैसलमेर, कितनी स्टेटों के नाम लूं, कितने डिस्ट्रिक्ट के नाम लूं जहां मैं गया हूं, हर जगह यही कहानी है, यही हालत है। तो कुछ अच्छे खिलाड़ियों का आगे आना जरूरी है वेदांत इस समय, जो उसको सजेशन दे सकें। और जो मैं एक बदलाव और लाऊंगा आखिरी, वो बदलाव ये होगा कि किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी आदमी को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए, वो उस चीज का खिलाड़ी रहा हो तभी दी जाए। अगर मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर मुझे क्रिकेट का अध्यक्ष बना दोगे मैं वहां क्या करूंगा जी, ठीक है। अगर मैं किसी और चीज के बारे में नहीं जानता, मुझे वहां बिठा दोगे मैं वहां क्या करूंगा। इसी तरीके से कुछ लोगों को, कुछ स्पोर्ट्स में ऐसे लोगों को बिठाया गया है जिन्हें उस स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम एक जो मैं बदलाव लाना चाहूंगा, सबसे बड़ा बदलाव यही लाना चाहूंगा कि आपके पास कम से कम उस स्पोर्ट्स के 5 से 11 सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। आपके पास डिग्री है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे कोई ग्रामर नहीं पूछता, कोई अंग्रेजी नहीं बुलवा रहा आपसे, खत्म। आपके पास तो डिग्री होनी चाहिए, आपको उसके स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप उस स्पोर्ट्स पे बात कर पाओ, तभी आप एलिजिबल होंगे उस गेम के अध्यक्ष या सेक्रेटरी या कुछ भी बनने के लिए। जी ठीक है सर, आपने अभी बच्चों की बात करी, तो अगर हम बच्चों पे ही आए, अगर कोई बच्चा है जो मतलब स्कूल्स में भी फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग बहुत होती है, एंड क्योंकि आपने बताया कि आप बचपन में बहुत हेल्दी थे, आपका वेट ज़्यादा था, तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे अगर कोई लो सेल्फ एस्टीम इस चीज़ की वजह से फेस कर रहा हो? देखो, जो कॉन्फिडेंस है ना जी, वो फिजिक्स से आता है। हाँ जी। और वो फिजिक्स से जाता भी है जी। मैं बिरला पब्लिक स्कूल, BSS बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं 9th क्लास में जब वहाँ था तो मैं बहुत मोटा था,
तो वहाँ बच्चों के जो मेल्स की नहाने की वो होती है वो साथ में ही होती है। अच्छा। तो मैं सुबह उन बच्चों से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले नहा लिया करता था, इस बॉडी शेमिंग के कारण ही, कि मुझे लगता था मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मेरा ऑब्वियसली जब ऐसी घटना है तो कॉन्फिडेंस तो मेरा खुद ब खुद लो हो जाएगा। हाँ जी। तो बच्चों में उस समय एक बच्चे की गलती नहीं होती वेदांत, उस समय गलती होती है माता पिता की। अगर कोई 13 साल का 12 साल का बच्चा कोई गलती कर देता है तो उसकी सजा बच्चे को नहीं दी जाती, आपने देखा होगा, उसके मदर फादर को दी जाती है। तो मैं सभी माँ बाप को ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चे को एक अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट दें, उसे लाड प्यार में ना बिगाड़े कि बच्चा रो रहा है। देखो बच्चा अपना भला बुरा नहीं जानता, इसीलिए आप उसके गार्जियन हैं। अगर आप उसके, नहीं तो 13 साल में 12 साल में वोटों का अधिकार गवर्नमेंट उसे दे देती कि तुम्हें जो करना है करो। तो बच्चा अपना भला बुरा नहीं जानता, आप उसका भला बुरा जानते हैं। तो आप उसे लाड प्यार में ना बिगाड़ें, गलत डाइट ना दें, उसे जरूर एक्सरसाइज, जिम नहीं भेजे, कोई जरूरत नहीं है, आप उसे कम से कम पार्क में जाने के लिए प्रवोक करें। आजकल के बच्चे फोनों पे, वीडियो गेम्स पे, इनमें रहते हैं। इन चीजों से देखो कॉन्फिडेंस जाता है, क्योंकि जो बच्चा सारे दिन फोन पे बैठा है, वीडियो गेम पे भेजा है, आप उसे बाहर रोड के ऊपर भेजेंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जी। ठीक है। हम 90s किड है, 90s में ऐसी चीजें नहीं होती थी। 90 में आदमी बाहर जाता था तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ट हो जाता था, और कॉन्फिडेंस फिजिक से, आपकी एजुकेशन से, आपकी चीजों से बिल्ट होता है। तो माँ बाप को वो अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और बच्चा स्वतः ही चमकेगा अपने आप। जी सर, एक लास्ट मेरे को आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको आप वापस जा सकते 12-13 इयर्स की एज में, जब आपने रनिंग शुरू करी थी, जब आपने बॉडी वेट लूज करना शुरू किया था, अभी की नॉलेज के साथ, तो आप क्या डिफरेंटली करना चाहेंगे? देखो आज की टेक्नोलॉजी में, और अगर मैं उस समय की बात करूं, उसमें बहुत बड़ा एक अंतर आ चुका है जी। तो उस टेक्नोलॉजी में अगर आप वापस उस समय ले जाएंगे तो चीज़ें बहुत तरीके से बदल जाएंगी जी। पर मैं अगर एक चीज़ अपने अंदर चेंज करना चाहूँगा तो मैं वो कहना चाहूँगा कि देखो वेदांत, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में हमेशा स्ट्रगल करी है मैंने, और यही एक शायद रीज़न था कि मैं स्पोर्ट्स में आया और मैं खुद को सिद्ध करना चाहता था। तो मेरा एक सपना था जो हमेशा रह गया कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहता था। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज थी, वो मेहनत करने की, वो भाग दौड़ की क्षमताएं थी जो एक आज आप पैरा कमांडो में या किसी भी कमांडो में देखते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत इजीली उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाता। तो अगर कोई मेरे वक्त को घुमा दे तो मैं जरूर कुछ इंडियन आर्मी के साथ जुड़ के कुछ समय बिताना चाहूंगा, या जब तक मुझे मौका मिले बिताना चाहूंगा, अगर कोई वक्त बदल दे। और कुछ चीजों को अगर आप चेंज करने के लिए कहेंगे तो मैं बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं करता, मैं मैराथन में आ जाता पहले दिन से। अगर आज आप मुझे 14 साल का बच्चा कर दें तो मैं बॉडी बिल्डिंग शायद नहीं करता, मैं 17 साल का या 18 साल की उम्र में रनिंग में आ जाता, जिससे कि आज बहुत सी ऐसी इंजरी हैं जो मुझे परेशान करती हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें बातों में आई आपके कि घुटने में भी दिक्कत है, पेक्टोरल टूटी पड़ी है, नाक में प्रॉब्लम है, कान से कम सुनाई दे रहा, बाल उड़ गए, बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी जो हाथ चीज़ें हो रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा अंतर है। तो इनमें मैं बॉडी बिल्डिंग में कभी नहीं आना चाहता, मैं जाना चाहूँगा सीधे मैराथन में, क्योंकि वो एक नेचुरल गेम है। हाँ जी। अच्छा गेम है, साफ गेम है, क्लीन गेम है। तो मैं बच्चों के लिए भी सजेस्ट करूंगा, पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि गोल्फ में या स्नूकर में, पूल में, इंडोर गेम्स में, शूटिंग में, रनिंग में, इनमें अपने बच्चों को डालो। बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग थोड़ा एक सप्लीमेंट या एक स्टेरॉइड से रिलेटेड गेम है, तो उसमें हार्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई वक्त को घुमाए तो मैं एक मैराथन प्लेयर बनूंगा, और शायद मुझे ऐसा लगता है अगर वक्त पीछे चला जाए और मुझे इसी नॉलेज के साथ चांस दे तो मैं शायद आज जो हूँ उससे ज़्यादा बेहतर करके दिखा सकता था जी। सर ये तो हो गया आप अपने, अगर आप खुद 14 साल की उम्र में जाते, आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उन पे आज की नॉलेज भी है, सब है? देखो आज की यूथ को तो मैं एक सबसे ज़्यादा मैसेज यही देना चाहूँगा कि हर आदमी आज अपने आप को सिद्ध करना चाहता है जी। मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, या आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि भाई मेरा भी कुछ योगदान इस सोसाइटी के अंदर हो। हाँ जी। तो आज एक यूथ करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर वो करते कुछ नहीं है, समस्या ये है। तो देखो एक टारगेट सेट करना है, और वो टारगेट आता कहाँ से है? कभी भी एक माँ बापों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो बच्चे को ना गेम खिलाने नहीं ले जाते, वो सक्सेस के लिए ले जा रहे हैं सीधे। समझना जो बात मैं कह रहा हूं। वो अगर मम्मी ग्राउंड में ले जा रही है एक बच्चे को, वो ये सोच कर नहीं ले जा रही कि बेटा तू गोल्फ खेल, तू क्या खेल, वो बस ये देख के ले जा रही है ये इस गेम में जाए और इतनी सक्सेस हो जाए कि मैं दूसरों को बता दूं हाँ ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तो ऐसा नहीं है।
चीजें अंदर से आती हैं। आप बच्चे को देखो वो क्या करना चाहता है, और पहली प्रायोरिटी, आज मुझसे कोई पूछता है कि आप, ये एक मेरी बेटी की मैंने वीडियो डाली तो वो बहुत वायरल हुई, तो मुझसे लोग काफी पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपनी बेटी के लिए। तो मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि वो जिंदगी में खुश रहे, बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो डांसर बनना चाहती है बने, वो रनर बनना चाहती है बने, उसे जो बनना जीवन में बने, पर वो खुश रहे। क्योंकि आने वाले समय में और जो ये टाइम चल रहा है, इसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ जी। और वो कंसर्न छोटे बच्चों के साथ 10 साल से 11 साल से शुरू हो जाता है। हम लोग रिजिड थे, मारपिटाई होती थी, सब चल जाता था। आज बच्चों का मैं देखता हूँ हल्के से झगड़े में झूल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत से लोग होते हैं। तो मेंटल हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है। तो अपने बच्चों को मोरल सपोर्ट दें, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके चलें, और अच्छे स्पोर्ट्स में जहाँ वो खुद करना चाहते हैं। देखिए, कई बार माँ बाप के कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं जी। माँ बाप उन सपनों को बच्चे के ऊपर थोपते हैं, ये मैंने देखा है। वो कभी नहीं करना है। भाई मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर मैं आज ओलंपिक में नहीं भाग पाया तो मैं क्या अपनी बेटी को भगाऊंगा? मैं नहीं, क्यों उसके पीछे पड़ूंगा? अगर वो भागना चाहेगी खुद भाग जाएगी, मैं सपोर्ट के लिए हूं। पर आप डंडी लेके, छड़ी लेके उसके पीछे लग जाओ, क्या ये अच्छा है? नहीं है। तो बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दो, क्योंकि उसे पता है वो क्या करना चाहता है। और आप, जब आदमी अपने शौक के पीछे भागता है तो वो किसी भी हद तक जाता है। मैं भी गया था, मेरे मदर फादर भी सोचते थे कि पढ़ जाए, कुछ करे, पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं करता नहीं था। पर जिस दिन मेरे इंटरेस्ट वाली चीज मेरे हाथ में आई, मैं रुका नहीं जी। फिर मैंने वो चीजें करी जो मुझे खुद नहीं पता थी कि मैं कर सकता हूँ। कई बार 80 किलोमीटर वाली बात लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सोचता हूँ पता नहीं मैं ही दौड़ा था। मन में आता है, क्योंकि आदमी के फेसेस अलग अलग लाइफ के चलते हैं। ऐसी चीज होती है, आज मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, कई बार ऐसा 10 किलोमीटर में थक जाता हूँ तो मन में आता 30 किलोमीटर नहीं भागा था जी। पर किसी किसी दिन अच्छा होता है तो बहुत भाग जाता हूँ। तो हर दिन एक सा नहीं होता। बच्चे क्या करना चाहते हैं, आप बच्चों को वो करने दें। माँ बाप, उनमें से आप खुद देखें कि इसका किस चीज में इंटरेस्ट है और किस चीज में इसकी हॉबी है, उसे आप थोड़ा सा शार्प करें, और आप देखिए आपका बच्चा क्या करेगा। सर, आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो आज बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बच्चों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो क्या आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, एंजाइटी अटैक का एक रीजन होता है इनसिक्योरिटी जी, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस। हाँ जी। ये कहाँ से आता है? बाहर वाले लोग नहीं दे रहे, घर के लोग दे रहे हैं, मदर फादर दे रहे हैं, बड़े भाई बहन दे रहे हैं। तो इस चीजों में अगर आप मोरल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, और वही जो मैंने आपसे पहले वाली बात करी, कंपटीशन में बच्चों को जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि आप ये करो, अगर आप 10th में हो तो आपके 100% आने चाहिए। अब 100% उसके 99 आ गए तो आपने फोटो लगा दी कि बेटा के 99 है। अब बेटे को 12th में चिंता हो गई कि 99 आ गए तो 10th 12th में क्या होगा अगर मेरे 97 रह गए। अब वो बच्चे ने देखा 91 आ गए, 91 भी बहुत बड़ा मार्क है, पर उसने देखा 12वीं में मम्मी हो बैठी है कि बेटा क्या कर लिया, तो बच्चे पे क्या बीतेगी जी। आप उसके मोरल को बूस्ट करो। आप देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, धन संपत्ति कुछ मत दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दो, वो सब कुछ कर जाएगा लाइफ के अंदर जी। समझो, मैं भी एक गोवा की टफमैन मैराथन में गया था, तो जब मैं पहली बार गया तो मैं भागा, मेरी 4th प्लेस आ गई, कोई भी नहीं, मैं रिलैक्स था क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैंपियन थे। मैं जब नेक्स्ट टाइम गया तो वहां पे मैं जब बाउंड्री पे खड़ा हुआ था स्टार्टिंग लाइन पे, तो वो अनाउंसमेंट हुई कि हमारे बीच सत्य आया था। यार, मेरी हार्ट रेट वहीं 125 हो गई, मैं पीयर प्रेशर में आ गया तुरंत। खैर, एक खिलाड़ी की यही भावना होती है कि वो कंट्रोल कर जाता है चीजों को। मैं उसे कंट्रोल कर गया और बहुत देर भागता रहा। जब देखा थोड़ी दूर तक कि हाँ आ गया हूँ, तो हाँ मैंने कहा मैं तो चैंपियन हुई। फिर अंदर ये चीज आई। तो एक कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है बच्चे में। आज मेंटल हेल्थ पे बच्चे का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे आज बहुत कोमल हैं, वीक हैं, या जो भी आप कह लो, उनकी परवरिश ऐसी हो रही है, चीजों में प्रॉब्लम है। तो अरे, कॉन्फिडेंस देने का एक बहुत अच्छा तरीका स्पोर्ट्स भी है। ठीक है, बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, जब वो कुछ करेगा ना तो उसका आप कॉन्फिडेंस अलग देखना जी। कि अगर आप मेरे साथ, आप भी की बहुत छोटी एज है, आप एक पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा पॉडकास्ट, वो सक्सेसफुल होता है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस जाएगा। आप क्लास में जाके कहोगे, वेदांत आपने भाई मेरा पॉडकास्ट देखना कितना अच्छा था, क्या होगा ना जी। बस, तो यही कॉन्फिडेंस है। और आप सुनोगे 3 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और वो कहेंगे अरे यार वो ये तो तुझे पता पॉडकास्ट करता, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आप अलग से सुनोगे तो बहुत, मेरा भी बहुत होता है कि जैसे मैं कहीं चला गया, अब जैसे मान लो मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी मेरी वो है, मैं एक दिन मुंबई एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, तो 2 जने पीछे बात कर रहे थे कि ये सत्य यादव है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई मुंबई में खड़ा होकर पहचान रहा है एयरपोर्ट के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से। और लोकल लोगों में तो अच्छी पकड़ है, वहां पहचान ही लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि लोग पहचान जाते हैं। तो आदमी का और मन करता है मेहनत करने का कि मैं और अच्छा करूं और बेहतर करूं, जीवन में आगे बढ़ूं। जी सर, आपने बोला कि बच्चे बहुत कोमल हैं, और आपने पहले ये भी बताया था कि बच्चों को फ़ोन एडिक्शन होती है या बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, तो क्या आप उसके अगेंस्ट हैं?
नहीं, किसी अगेंस्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो आज की टेक्नोलॉजी है जी। आज मैं भी फोन लेता हूं और मैं कहीं फंस जाता हूं तो मैं भी, मेरा भतीजा है 11-12 साल का, उसे दे देता हूं कि देखिए यार समझ नहीं आ रहा, और उसे तुरंत सॉर्ट आउट कर देता है। हाँ जी। तो ये गलत बिल्कुल नहीं है जी। पर हर चीज की एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए। किसी चीज का ज्यादा करना हमेशा नुकसान देता है। देखो एक पानी हमें जीवन देता है, पर मैं इसे उठा के अगर 18 लीटर पी जाऊंगा तो हो सकता है मेरी किडनी फेल कर दे। बिल्कुल। तो आप इसी तरीके से हर चीज की जरूरत है जीवन के अंदर। अगर आपको बच्चे को कदम से कदम मिला के रखना है तो इन चीजों में डालना ही होगा। जिसे फोन नहीं चलाना आता था, हमारे दादा दादी नाना नानी को नहीं आता शायद जी, तो आप देखो ना वो कितना पिछड़ गए हैं चीजों से। तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, बच्चों को उसमें रहना चाहिए, पर एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम लिमिट में। अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही अलग बना देंगे कि तू वीडियो गेम भी मत खेल, तू फोन भी मत चला, तो वो अपने दोस्तों के बीच जाके बात क्या करेगा जी, किस टॉपिक पे बात करेगा? फिर वो जिस टॉपिक पे बात करेगा उस टॉपिक पे बच्चे बात नहीं करेंगे, तो फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। आप कितना ही उसे रनर बना लेना, कुछ भी कर लेना जी। तो कदम से कदम मिलाना बहुत जरूरी है। हर जगह अपनी बात रखना नहीं होता। कई बार हंसी मजाक दोस्ती यारी में सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। घूमना फिरना खाना पीना सब जरूरी है जी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि खिलाड़ी बनना है तो सब छोड़ दो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, ये कर दो, नहीं। लाइफ बैलेंस का ही नाम है। उसे एंजॉय भी करो, उसे करो, रात में बहुत घूमो फिरो, और सुबह 5 बजे उठ के दौड़ो भागो, जिम करो, बैलेंस बना कर रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी आज की, उसे यूज करो, पर वो टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज यूट्यूब पे हर किस्म की वीडियो है, हर किस्म की वीडियो आती है यूट्यूब के ऊपर। गलत भी आती है, सही भी आती है। गलत देखने वाला गलत देख के गलत सीख जाता है, और सही देखने वाला सही देख के सही सीख जाता है। तो ये आपके हाथ में है। अपने बच्चे पे नजर रखो, एक बार वो सही चीजों में चला गया तो कभी नहीं रुकेगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसके अलावा एक आप अगर पेरेंट्स को लास्ट मैसेज देना चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पेरेंटिंग के ऊपर कि कैसे वो उसे अच्छा बना सकते हैं कि उसका ब्राइट फ्यूचर रहे। देखो, हम बच्चे को क्या बताते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। पिता बैठ के घर में सिगरेट पी रहा है और बेटे से कह रहा है बेटा तू मत पिया अगर इससे नुकसान होता है, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। आप बच्चे को क्या दिखा रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अभी बेटी का एग्जांपल दिया, तो मैं उसे कभी प्रोवोक नहीं करता कि तू मेरे साथ रनिंग करे या कुछ कर। मैं बस जिम जाता हूँ, वो खुद अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मुझे भी शूज पहनाओ, मुझे पापा के साथ रनिंग करनी है, या मैं खुद रनिंग करूंगी। तो बच्चे को आप दिखा रहे हो, बच्चे के अंदर इनबिल्ट आती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सुपर फादर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरी बच्ची कामयाब हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखो, क्योंकि फेट डेस्टिनी बहुत बड़ा काम करती है चीजों के अंदर, पर हम कोशिश कर सकते हैं कुछ चीजों को बेहतर करने की। तो उस बेहतर में एक यही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को सही रास्ते पे लगाएं। आप जो चीजें दिखा रहे हैं बच्चे को, बच्चे पे उस चीज का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप बच्चे के सामने अच्छा खाइए, बच्चा खुद खाएगा जब उसके पास। आप घर में जाके बिस्किट रख दीजिए, आइसक्रीम रख दीजिए, रात को छुप के खाइए, बच्चा भी खाएगा। और बच्चा उसे कभी गलत नहीं मानेगा, क्योंकि उसने घर में ही ये चीजें होती देखी हैं। इन शॉर्ट छोटी सी बात कहूं, अगर घर में गाली चलती है, बच्चा बाहर जाके दे देगा, उसे तो लगता कॉमन है, मेरे पापा देते हैं, मेरे दादा देते हैं, उसे नहीं लगेगा कि उसमें गलत है। पर बाहर जो सुनेगा उसे क्या लगेगा, यार गाली देता है। सेम ऐसे ही डाइट वगैरह पे है कि आप घर के अंदर आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे को लगेगा इसमें गलत क्या है, पापा भी तो 2 कप रोज खाते हैं, मम्मी भी तो कुकी खा के सोती है, मम्मी भी तो बर्गर खाती है, दादी भी तो छोले भटूरे मंगा के खाती हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ जी, समझे? तो सबसे जरूरी है कि आप उनके सामने जो एक मिसाल कायम कर रहे हैं वो अच्छी करिए। हाँ जी, बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, आपको उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच वेदांत, मुझे बुलाने के लिए, और अपनी बात रखी मैंने। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे मिस्टर सत्य यादव जी। जो लड़का 2 फ्लोर ऊपर चढ़ नहीं पाता था, वो एक अपने शहर का ओनली अल्ट्रा रन बना है। आई होप इस स्टोरी से आप भी मोटिवेट हुए हो। ये स्टोरी उन सब के लिए है जो कि अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नमस्कार।